PSC 102 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स BA ऑनर्स फर्स्ट ईयर। हमारी बुक का नाम क्या रहेगा? संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। ठीक है, ये BA ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए बुक रहेगी। और इस क्लास में या कह लीजिए इस वीडियो में मैं आपको इस बुक में जितने चैप्टर हैं, अगर आप देखेंगे इसमें लगभग, अगर आप देखेंगे लगभग जितने चैप्टर इसमें बताए गए हैं, इसमें तीन ब्लॉक हैं और 3 ब्लॉक में लगभग अगर आप देखेंगे तो 15 चैप्टर दिए गए हैं। और 15 के 15 चैप्टर में आपको शॉर्ट लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि एक ही वीडियो में आप पूरी क्लास को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा क्या हमारा चैप्टर नंबर 1 बात करता है संविधान का निर्माण। भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे किया गया है, या मैं बोलूँ कि संविधान को जो बनाया गया है, संविधान कैसे बना, संविधान को बनाते समय क्या क्या चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा 1.2 में है भारतीय संविधान की उत्पत्ति, कि भारत में जब संविधान बना उसकी शुरुआत कहाँ से हुई या कैसे की गई। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो भारत में जो संविधान है वह 1935 अधिनियम से लिया गया। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। ठीक है, लंबे समय तक हम गुलाम रहे। सबसे पहले भारत जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर ब्रिटेन शासन करता था। पहले कंपनी का शासन होता था, फिर कंपनी के शासन के बाद जो सारी शक्तियाँ थी ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चली गई। और जब सारी शक्तियाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चली जाती हैं तब भारत के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते थे वह ब्रिटेन की संसद बनाती थी। हर लगभग 15 साल या आप कह लिए 20 वर्ष में भारत के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते थे। ठीक है, ऐसे लंबे समय तक शुरुआत में अगर हम देखेंगे चार्टर आते हैं, कई प्रकार के चार्टर हैं, जैसे 1913 का चार्टर है, 1934 का चार्टर है। हर 20 वर्ष में ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत के लिए कानून बनाती थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है 1935 में भारत शासन अधिनियम, यानी भारत पर शासन कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक मसौदा तैयार करती है और एक भारत शासन अधिनियम नाम का कह सकते हैं कि चार्टर अधिनियम बनता है, जिसके जरिए भारत पर शासन किया जाए। ये बात थी 1935 की। ठीक है, इसमें भी अगर हम बात करें कि भारत शासन जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे। मैं कुछ प्रावधानों के बारे में आपको बता देता हूं। एक जो अधिनियम बना था उसमें कई सारे प्रावधान थे। अगर मैं बात करूं कि भारत शासन जो अधिनियम है उसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे अगर मैं बात करूं भारत में रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो भारत शासन अधिनियम के तहत की गई। केंद्र में संघीय सरकार की न्यायालय की स्थापना होगी, भारत शासन अधिनियम में था। बर्मा और एडन को भारत में से अलग कर दिया जाएगा। पूर्व की तरह पृथक निर्वाचक मंडल बना रहेगा। 2 नए राज्य उड़ीसा और सिंध भारत शासन अधिनियम 1935 में बनाए गए। ठीक है, राज्य विधान परिषद में 260 सदस्य होंगे, जिनमें से 156 ब्रिटिश भारत से चुने जाते थे। शेष 104 देसी रियासतों के राजा को चुना जाता था। केंद्र प्रशासन में गवर्नर यानी मुखिया बना रहेगा। प्रशासन विधायी और वित्तीय क्षेत्रों में अधिकार का आनंद लेता रहेगा। केंद्रीय विधान परिषद में कोई वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति से बिना नहीं लिया जा सकता है। ये सारी क्या है, भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं थी। खास तौर से और कुछ बता दूं, प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। भारत शासन अधिनियम में क्या बता कि यहाँ पर जो प्रांत हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता रहेगी। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया भारत शासन अधिनियम 1935 के जरिए। विधानसभा और केंद्रीय संघ में प्रति मंत्रियों को जिम्मेदार बनाना, ये सारी अगर हम बात करें कि भारत शासन जो अधिनियम है 1935 में था। देखो, भारत का जब संविधान बनने वाला था उससे पहले भी अंग्रेज यहाँ पर नीतियाँ और नियम कानून बनाते रहते थे कि भारत के लोगों पर कैसे शासन किया जाएगा। ठीक है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 बोला जाता था। और जब भारत का संविधान बनेगा तो इसी में से भारत शासन अधिनियम जो 1935 है, इसी में से कई सारे प्रावधानों को लेकर के, कई सारे नियम कानूनों को लेकर के जो अंग्रेज बना करके चले गए थे उनको लेकर के हम भारत के संविधान में उसको शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें बात आती है नेहरू रिपोर्ट। आखिर ये नेहरू रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या है? देखिएगा, भारत के लोग भी चाहते थे कि भारत में नियम और कानून बने, भारत का भी एक संविधान बने। तो भारत के लोगों ने भी
अपनी तरफ से संविधान बनाने का एक प्रस्ताव किया था। यानी आप कह सकती हो कि भारतीय लोगों के द्वारा कह सकते हो कि संविधान बनाने की शुरुआत की गई थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है, ठीक है, जिसे 1928 में बनाया गया था। देखिए, अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट की, अगर आप देखेंगे तो संविधान को बनाने के लिए भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से एक शुरुआत की गई, जिसे कह सकती मोतीलाल नेहरू जो हैं बात कर रहा था। अगर आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या, भारतीय संविधान के मसौदे को भारत के लोगों ने बनाया। देखिएगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में ब्रिटिश शासन के विभिन्न अधिनियम को शामिल किया गया। भारतीयों की इसमें कोई भूमिका नहीं, यानी अंग्रेज जब भारत के कोई रूल नियम बनाते थे तो भारत के लोगों का उसका कोई मत नहीं होता था, भारत के लोगों से पूछा नहीं जाता था। लेकिन भारत की तरफ से भी कैसे भारतीय लोगों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास 1928 में किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है। इससे पहले भी भारत के लोगों ने कह सकते हो कि संविधान बनाने का प्रस्ताव नहीं, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने 1921 और 22 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें भी कह सकते हो कि नेताओं के द्वारा स्वराज प्राप्ति की मांग जरूर की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में कह सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू के नाम से एक समिति तैयार की गई थी, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का निर्णय अखिल भारतीय राजनीतिक दलों के सम्मेलन से लिया गया था। उस राजनीतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग शामिल थी। यानी कह सकते हो कि भारत के जो नेता थे, चाहे यहाँ पर कांग्रेस थी, ठीक है, चाहे यहाँ पर स्वराज पार्टी है या मुस्लिम लीग, इन लोगों ने भी आपस में मिलकर के भारत के संविधान को बनाने का एक प्रयास किया था। लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इन लोगों ने भी कई प्रकार की बातें की गई थी, कई प्रकार की चीज़ों का, यानी कह सकते भारत के जो लोग हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, इन्होंने भी मिलकर के एक भारत के संविधान को बनाने का कमेटी बनाई थी कि हमें भी भारत का संविधान किस प्रकार से बनाना, किस प्रकार से तैयार करना है। उसमें अगर नेहरू रिपोर्ट की बात करें, उसमें क्या बात की गई थी, जैसे महिला एवं पुरुषों को मताधिकार मिलेगा। 1934 में नेहरू रिपोर्ट को तैयार किए जाने के कुछ वर्षों बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक रूप से भारत के लोगों के लिए एक संविधान की मांग, वो भी बिना किसी बाहरी लोगों से। देखो, सबसे पहले नेहरू जो है, मोतीलाल नेहरू जो थे, या कह सकती जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, या कह सकती कि आप लोग जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं, या जो स्वराज पार्टी थी, इन लोगों ने भारत के संविधान को बनाने का एक कोशिश की, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोला जाता था। लेकिन 1935 में अगर आप देखेंगे, जब भारत शासन अधिनियम आ जाता है, तो भारत के लोगों का कहना ये था कि अगर भारत के लिए संविधान बनेगा, भारत के लिए नियम कानून बनेगा, तो भारतीय लोगों को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंग्रेज भारत के लिए जब भी कोई कानून बनाते थे, उसमें सारे अंग्रेज ही होते थे, अंग्रेज ही सारा नियम कानून बनाते थे। इसलिए आप कह सकती हैं कि भारतीय संविधान बनाने की जो उत्पत्ति और शुरुआत है, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने जब संविधान बनाने का पहला प्रयास किया है, उसको हम नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, या आप कह सकते हैं इसमें स्वराज पार्टी शामिल थी, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने की बात कही, या इन्होंने भारत के संविधान को बनाने का प्रयास किया था। लेकिन वह प्रयास सफल नहीं हो सका। बाद में कह सकते कि इन लोगों ने भारत के संविधान बने, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए, इस प्रकार के प्रस्ताव लेकर के आए थे। और इन्होंने बोला था कि अगर भारत का संविधान बनता है तो उसमें भारतीय लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए अगर संविधान बन रहा है तो उसमें इंडियन लोगों का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंग्रेज जब भी भारत के लिए संविधान बनाते थे, तब सारे अंग्रेज उसमें भरे रहते थे, सारे अंग्रेज अधिकारी ही मिलकर के कानून बनाते थे। इसलिए वह भारतीय लोगों के लिए हितकारी नहीं था, अच्छा नहीं था। इसलिए कह सकते हैं भारत के लोग हमेशा मांग करते थे कि अगर भारत के लिए संविधान बने तो उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। भारत के लोग कैसा नियम कानून चाहते हैं, उसी प्रकार से भारत में भी नियम कानून या संविधान बनाने के लिए काम शुरू किया जाए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1.3, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। 1.3 क्या है? संविधान का गठन। भारत में संविधान का जो गठन किया गया है वह किस प्रकार से किया गया? देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत का संविधान बनाने की प्रयास किए, लेकिन भारत का जब वो संविधान बनाने का प्रयास करते थे, सारे प्रयास असफल रहते थे। क्योंकि भारत के लोग चाहते थे कि अगर भारत का संविधान बने तो उसमें भारतीय लोगों को शामिल किया जाए। क्योंकि अगर भारत के लिए आप संविधान बना रहे हैं तो अगर उसमें कोई भारतीय नहीं होगा तो हमारे लिए वो कैसे अच्छा हो सकता है? ठीक है, आप कह सकते हैं सबसे पहले अंग्रेजों ने
भारत में संविधान सभा को लेकर के यहाँ पर एक दल भेजा जिसको क्या बोला जाता है, क्रिप्स मिशन। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन होगा, इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने एक दल भेजा जिसको क्या बोला जाता है, क्रिप्स मिशन। देखिएगा, प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन ने भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को ठुकरा दिया। नहीं, भारत के लोग जो कहते थे, जैसे भारत में कई बार मांग उठती कि भारत के लोगों के लिए संविधान बने, ठीक है, अंग्रेज इसको मानते नहीं थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हालत बहुत ख़राब हो गई और उनके मन में आ गया कि अब भारत को हमें स्वतंत्र करना पड़ेगा, अब भारत को हमें आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन जो है उसकी हालत बड़ी कमज़ोर रही, युद्ध हारा हुआ, युद्ध जीत जरूर गए थे लेकिन उनको बहुत सारा कह सकते हो कि उनको एक प्रकार से माली हालत उनकी बहुत ख़राब थी पैसे को लेकर के। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और ब्रिटेन में एक नई सरकार आती है। पहले जो ब्रिटेन के लोग यानी जो अंग्रेज भारत के लोग बोलते थे हमारे लिए संविधान बनाओ, तुम नहीं मानते थे, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में कि ब्रिटेन के लोगों ने भारत का संविधान बनाने के लिए मजबूर हो गए, ऐसी परिस्थिति बनी। इसके लिए कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की सरकार थी वह भारत के लोगों के संविधान बनाने के लिए सहमत हो गई और सबसे पहले उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसमें लगभग अगर आप देखेंगे 3 अंग्रेजी अधिकारी थे। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपना एक कैबिनेट सदस्य सर क्रिप्स को भेजा। वह एक ड्राफ्ट प्रस्ताव लेकर के आए थे जिसमें भारत के संविधान के गठन को लेकर के बात कही थी। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया था, लेकिन इसके लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की सहमति आवश्यक थी। देखो भाई, अंग्रेज अगर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए तैयार हो गए तो भाई भारत का अगर संविधान बनेगा तो कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का सहमत होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो क्रिप्स मिशन आया था इसको मना कर देते, कहते हैं कि इसमें तो कोई भारतीय ही शामिल नहीं है इस प्रस्ताव में। या कह सकते जो क्रिप्स मिशन था इसको अंग्रेजों ने भेजा, जाओ भारत में संविधान बनाने के लिए काम करो, प्रस्ताव लेकर के भेजा गया था। लेकिन जो क्रिप्स मिशन था इसको ना तो कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है ना तो इसको मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है, क्योंकि इन्होंने भारत को डोमिनेंट स्टेट बनाने का या प्रांतीय राज्यों को मिलाकर के प्रांतों का गठन किया जाएगा, निर्वाचित संविधान सभा की इन्होंने बात की गई थी। लेकिन क्रिप्स मिशन को कह सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसको खारिज कर दिया, और क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज ही भरे हुए थे इसलिए भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, अंग्रेजों की तरफ से संविधान सभा बनाने के लिए जो पहला प्रयास किया गया वो क्रिप्स मिशन था, जो कि असफल रहा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, देखिएगा दूसरी बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर करने के कई प्रयास किए, क्योंकि जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी उसमें कई प्रकार के लड़ाई झगड़े थे, मतभेद थे। जो अंग्रेजों की सरकार थी इनको दूर करने का प्रयास करती ताकि अंग्रेज भारत के लिए कोई संविधान बना सके, क्योंकि हर बार कभी कांग्रेस सहमत होती तो कभी मुस्लिम लीग नहीं मानती, कभी मुस्लिम लीग मानती तो कभी कांग्रेस नहीं मानती थी। इसलिए कह सकती जो अंग्रेज थे वो कई प्रकार से प्रयास कर रहे थे कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहमत हो जाए। ठीक है, लेकिन वह असफल रही। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों को दूसरा प्रतिनिधि दल भेजा जिसे कैबिनेट कहा गया। वह कैबिनेट मिशन था जिसमें कह सकते 3 लोग शामिल थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, BC अलेक्जेंडर। यानी कह सकते जब क्रिप्स मिशन भेजा तब वो तो नाकामयाब रह गया, उसको कोई माना नहीं। उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से कैबिनेट मिशन भेजा जाता है जिसमें 3 आदमी शामिल थे। कौन था? लॉरेंस थे, सर क्रिप्स थे और दूसरा अलेक्जेंडर था। कैबिनेट मिशन भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक समझौते पर लाने में असफल रही। यानी जो कैबिनेट मिशन आई वो भी कह सकते कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी वो उससे असहमत रहे। ठीक है, लेकिन इसने अपना एक प्रस्ताव दिया। 16 मई 1946 को इंग्लैंड और भारत में समान तौर पर घोषित किया। कैबिनेट प्रतिनिधियों ने निम्न सिफारिश दी, ब्रिटिश इंडिया और राज्यों को मिलाकर के भारत का। यानी कैबिनेट मिशन ने बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया है यानी अंग्रेजों के अंडर में जो भारत है और जो हमारी देसी रियासतें हैं उनके अंदर में जो भारतीय राज्य हैं उनको मिला करके एक भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसके पास रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी विषय का अधिकार होगा। बाकी अपशिष्ट अधिकार प्रांतों और राज्यों के पास होना चाहिए। संघ के पास कार्य करने की एक विधायिका होगी जिसमें प्रांत एवं राज्य के प्रतिनिधि। यानी कह सकते हैं कि जब कैबिनेट मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन शुरू में तो लग रहा था कि कांग्रेस और
कह सकते हैं जो मुस्लिम लीग है वो मानेगी नहीं, लेकिन बाद में ये लोग मान गए क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो भारतीय राज्य हैं जहाँ पर देसी रियासतें करती हैं और जहाँ पर अंग्रेजों का शासन है, इनको मिलाकर के एक भारतीय संघ बनाया जाएगा और इनके लिए संविधान बनने के लिए तैयार किया जाएगा। उस पर कह सकते हैं कैबिनेट मिशन पर इस सारी प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया और आगे चलकर आप कह सकते हैं कि भारत में संविधान सभा का चुनाव किया गया। ठीक है, तीसरे में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा के चुनाव किए गए जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव विधायी सभा द्वारा किया गया। प्रांत की जो विधायी काय होती थी वहां से चुना गया था। इनको इलेक्टेड, संविधान सभा के जितने लोग हैं ना, कुछ लोग उसमें इलेक्टेड हैं, कुछ लोग नॉमिनेटेड थे। ठीक है, प्रस्तावित थे। ठीक है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच कैबिनेट मिशन के समूह खंड के ऊपर दिखाई देते हैं। ब्रिटिश सरकार ने दखल देकर के ब्रिटिश स्पष्टता की बताया कि मुस्लिम लीग का सही तर्क था। 16 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार द्वारा विवरण प्रकाशित किया जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र 2 राज्यों की संभावना को उजागर किया। यानी कह सकते हो कि जब अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन भेजा तब कैबिनेट मिशन के भारत के लोगों ने, जो ये कह सकती जो कांग्रेस थी, जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने माना चलो ठीक है। आगे चल करके जो अंग्रेज थे या जो ब्रिटेन की सरकार थी, उन्होंने भारत में संविधान सभा का चुनाव, यानी संविधान सभा बनेगी। भाई संविधान सभा बनेगी तभी तो भारत का संविधान बनेगा, वही लोग तो शामिल होंगे। और कह सकते हैं संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव कराए गए, इलेक्शन हुए थे। ठीक है, लोग इसमें जीत करके जाते हैं और जो हमारे देसी रजवाड़े थे यहाँ से मनमोदित करके, यानी हर देसी रियासत अपने एक आदमी को भेजती थी, बल्कि हमारे जो प्रांत थे यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और वो लोग जो लोग जीत करके आए थे या जो लोग मनमोदित किया गया था, इन्हीं को लेकर के भारत में एक संविधान सभा बनाई जाती है। यही संविधान सभा आगे चल करके भारत के संविधान को बनाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन बहुत आता है जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। देखिएगा 1.6 संविधान सभा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हमारी जो संविधान सभा है उसकी विशेषताएं क्या। भाई अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में कई सारी विशेषताएं हैं। भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। अगर हम भारत के संविधान में बात करें, लगभग अगर आप देखेंगे 395 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगर भारतीय संविधान की बात करें तो यहाँ पर देखोगे भारतीय जो संविधान है वो कई देशों से लिया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति नेतृत्व को आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियों को जर्मन से लिया गया है। कई सारी बातों को अगर संविधान की बात करें, जो भारत का संविधान है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे लिया गया है। भारतीय संविधान की अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान में देखोगे तो यहाँ पर 395 से ज़्यादा अनुच्छेद जैसे मैंने आपको बताया है। साथ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जिसे हम मूल कर्तव्य बोलते हैं, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत भी दिए गए हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से राष्ट्रपति, राज्यपाल सभी के शक्तियों के बारे में बताया गया। उसी प्रकार से अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार है। यानी भारत में 18 वर्ष से ऊपर के जितने व्यक्ति होंगे, जब इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो उनको क्या होगा, मत देने का अधिकार होगा। यह भी भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है। और यहाँ पर पृथक निर्वाचन की समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब भी भारत में चुनाव होगा तो जो लोग 18 वर्ष से ऊपर होंगे वह मत देने का उनको अधिकार होगा, वह भी वोट डाल करके अपना मत दे सकते हैं। और भारतीय संविधान को अगर विशेषता की बात करूं तो भारतीय संविधान को देखोगे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। भारतीय संविधान में लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या किसी भी के आधार पे हम क्या देखते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय सभी प्रकार के आप देखेंगे तो यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए। ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। जो 1.6 में किया गया संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये थोड़ा एग्जाम में आ सकता है। पहले चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए सेकंड चैप्टर देखते हैं। ठीक है, क्या चैप्टर नंबर सेकंड? चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या, दार्शनिक आधार। यानी भारत का जो संविधान है इसका दार्शनिक आधार क्या है, हम उसकी बात करेंगे। यानी भारतीय संविधान में कौन कौन सी दार्शनिक बातें शामिल की गई हैं या भारतीय संविधान में दार्शनिकता को लेकर के बात करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे
भारतीय संविधान का वैचारिक पक्ष क्या है। देखो, भारत का संविधान जब बन रहा था तो सभी लोगों का मोस्टली यही विचार था कि हमें किन किन चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे शामिल किया गया है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। दार्शनिक आधार क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, दार्शनिक आधार क्या है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ भारतीय संविधान की विचारधारा क्या है। देखिए, भारतीय अगर हम संविधान की विचारधारा की बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र को लेकर की बात करता है। ठीक है, या भारत की संप्रभुता को लेकर के क्या करता है भारतीय संविधान, हम इसमें देखते हैं। अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में देखेंगे तो यहाँ पर महात्मा गांधी के कई सारे विचारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की अगर बात करूँ तो भारतीय संविधान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने भारत के संविधान बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने संविधान सलाहकार की भूमिका निभाई है, BN राव। ठीक है, कांग्रेस के नए रूप और भारतीय राजनीतिक जीवन को पंचायतों को केंद्र माना। गांधी और हिंदू राष्ट्रवादी चाहते थे संविधान में हिंदू धार्मिक मूल्य को शामिल किया जाए, लेकिन ये निरस्त कर दिए गए। संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। यह संविधान का मूल आधार है। देखो, भारत का जो संविधान है ना, इसको आप पूरा नहीं बदल सकते, इसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी संविधान का जो मूल तत्व है, यानी जो प्रस्तावना है, उसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव या चेंज हो सकता। अगर जब भारत का संविधान बना था उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत को एक लोकतांत्रिक देश या व्यक्तियों के अधिकारों की या सार्वभौमिक मताधिकार, इस प्रकार की बातों को देखेंगे तो शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य की शक्तियों में देखेंगे तो हम भारतीय संविधान में बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 15 समितियां थी जिसमें से 80 से अधिक व्यक्तियों के सदस्य शामिल थे। इन समितियों में देखोगे तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1947 में सौंपी है। और भारत के संविधान को बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान अगर आप हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को देखते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान के मसौदे को संविधान सभा ने पेश किया जिसे 4 नवंबर 1948 को चर्चा में कह सकते हैं रखा गया था। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को दोबारा इसको अध्ययन किया। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान एक दूरदर्शी संस्था द्वारा भारत का जो संविधान है इसको बनाने में बड़े ही विशेषज्ञ लोग थे, बड़े ही पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया गया था। यह केवल एक संस्था नहीं थी बल्कि इसमें ऐसे प्रतिनिधि शामिल थे जो भविष्य के बारे में बहुत अच्छा विचार रखते थे। जैसे हम अम्बेडकर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सरदार पटेल की बात करें, तो ये सिर्फ संविधान बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे बल्कि ये दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति थे, दूर तक की सोचते थे। इनको भविष्य में कैसा होगा, क्या होगा, इनको सारी बातें, पढ़े लिखे लोग थे, इनको शामिल किया था। और भारतीय संविधान में उन सारे तत्वों को इन लोगों ने कह सकते हो शामिल भी किया है। ठीक है, उसी के आधार पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें देखिएगा 2.3 भारतीय संविधान का दर्शन क्या है। अगर बात करूँ भारत का जो संविधान है उसका मूल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो दर्शन क्या, एक एक पॉइंट लिखना। लोकतंत्र, भारतीय संविधान का जो पहला दर्शन है लोकतंत्र। भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को अपनाया है क्योंकि यहाँ पर लोगों की चलेगी, लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाएगा और लोगों को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। ठीक है, दूसरा भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो दूसरा क्या है, धर्मनिरपेक्षता। नहीं, भारत का जो संविधान होगा हिंदू मुस्लिम के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी इस प्रकार का किसी का भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्मों को एक समान माना गया भारतीय संविधान का जो दूसरा दर्शन है। भारतीय संविधान का तीसरा दर्शन है समाजवाद। यानी भारत जो है वह एक प्रकार से समाजवादी यानी सोशलिस्ट होगा। कहने का मतलब कि यहाँ की जो सरकार होगी वह नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। ठीक है, क्या चलाएगी, भारतीय संविधान का जो अगला दर्शन है सोशलिस्ट यानी समाजवादी दर्शन है। कहने का मतलब है कि भारत की जो सरकार होगी गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, बूढ़ों के लिए, विकलांगों के लिए, इनके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलेंगी। आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की बात की गई है। उसी आधार पर भारतीय संविधान में समता न्याय की बात की, यानी सभी नागरिकों को समान न्याय मिलेगा। यानी न्याय, भारत का जो नागरिक होगा उन सभी को क्या होगा, समान न्याय दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी। यानी भारत का जो संविधान है वह नागरिकों की स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकार की बात करता है। ये सारी जो बातें हैं भारतीय संविधान की क्या देखेंगे, भारतीय संविधान का दर्शन है।
उसी प्रकार से भारतीय संविधान में देखेंगे तो भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यकों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जो अल्पसंख्यक में एक प्रकार सकते हैं जो कम संख्या में लोग हैं, ऐसे समुदाय ऐसी जातियां जो कम संख्या में हैं, उनको भी कई प्रकार के अधिकार हैं। अगर बात करें भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है, पहला देखो संप्रभुता। भारतीय संविधान जो संप्रभु संविधान है, यानी कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में देखेंगे तो भारत का जो संविधान है उसको सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, राज्य से ऊपर भी कह सकते संविधान को सबसे सर्वोच्च। भारतीय संविधान का पहला दर्शन क्या है? संप्रभुता, यानी भारत का जो संविधान है सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, संविधान से ऊपर कोई संस्था नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल किया गया, यानी भारत का संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाता है। यहाँ पर जो सरकार होगी लोगों के द्वारा चुनी जाएगी या लोगों के द्वारा ही सरकार को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। ठीक है, उसी आधार पे आप देखेंगे जो नेक्स्ट रहेगा भारतीय संविधान का जो अगला है क्या है? आम सहमति का निर्णय। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अगला दर्शन है वो क्या है? आम सहमति से निर्णय। यानी भारतीय संविधान में अगर देखोगे तो ये बात की गई है कि यहाँ पर कोई भी निर्णय लिए जाएंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे आम सहमति से लिए जाएंगे, यानी सभी से बातचीत करके लिया जाएगा। कोई ऐसी सरकार नहीं कि अपनी मनमानी नहीं की जाएगी, तानाशाह सरकार, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी भारतीय संविधान का दर्शन ये है कि यहाँ पर भी जो फैसले लिए जाएँ, जो डिसीजन लिए जाएँ, सभी की आम सहमति से लिया जाएगा। ठीक है, अगला अगर भारतीय संविधान का अगर सैद्धांतिक आधार की बात करें, समायोजन का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो समायोजन यानी जितनी भी अवधारणा है सबको एक साथ लेने की बात की गई है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संघ होंगे यानी हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके बीच में सामंजस्य बना करके काम किया जाएगा। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, तो इनमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि सरकारें आपस में मिलजुल करके काम करेंगी और नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं और देश के लिए कह सकते हो कि नई नई योजना बना करके देश का विकास करें। नहीं, जो भी समायोजन साथ चलने की बात की गई है। ठीक है, उसी के आधार पे अगर आप देखेंगे तो क्या है? चयन एवं परिवर्तन की कला। भारतीय संविधान में क्या है कि यहाँ पर भारतीय संविधान में चयन एवं परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने संविधान को लचीला बनाया। नहीं, भारतीय संविधान क्या बहुत लचीला है, इसमें कोई भी परिवर्तन किया जा सकता। समय के साथ अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान का सैद्धांतिक आधार है कि ये बहुत लचीला है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन या बदलाव किए जाए। जैसे मान लीजिए समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो भारतीय संविधान को लचीला बनाया गया है ताकि इसमें कोई भी बदलाव होने हैं आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुमत के द्वारा संविधान में कोई भी बदलाव हो सकता है। भारतीय संविधान का जो अगला आधार है अगर आप देखेंगे तो मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में देखेंगे तो मूल अधिकार नागरिकों को लगभग 6 मूल यानी मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का अगर आधार करें तो भारतीय संविधान नागरिकों को कई सारे मूल या मौलिक अधिकार भी देता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में का जो सैद्धांतिक आधार है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इस आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बराबर माना गया। लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान माना गया। दूसरा अगर बात करें भारतीय संविधान में जो अगला सैद्धांतिक आधार है समाजवाद। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के कारण ही भारतीय संविधान में समाजवाद लाया गया है। यह पहले कभी नहीं था। समाजवाद का मतलब था कि समाज के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना, समाज को एक साथ लेकर के आना। उसी प्रकार से अगर भारतीय संविधान का आधार क्या है, जो अल्पसंख्यक है इनके लिए भी आरक्षण की बात कही गई है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो SC ST के लोग हैं, भारतीय संविधान का अगला आधार क्या है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको और साथ में जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST हैं, उनको भी आरक्षण देने की बात भारतीय संविधान में कही गई है। ठीक है, उसी के आधार पे अगर संविधान का अगले आधार की बात हो तो भारतीय संविधान का जो अगला वैचारिक आधार हो क्या है अगर आप देखेंगे तो वैक्स मताधिकार है, यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर रहेगा उसको वोट डालने का अधिकार है। भारत का हर एक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको वोट डालने का या मत या सरकार बनने में अपना निर्णय देने का क्या है, उसको
दिया गया है, यानी सभी को वोट डालने का अधिकार होगा। इस प्रकार से कह सकते हैं भारतीय संविधान के सारे क्या हैं, वैचारिक आधार हैं। भारतीय संविधान में इन चीज़ों को शामिल किया गया है और भारतीय संविधान का जो वैचारिक आधार है उसी को हम संविधान की आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 जो सेकंड रहेगा, इसमें से दूसरा जो चैप्टर बता रहा था, इसमें से इस टाइप का जो अभी मैं क्वेश्चन बताया, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको पॉइंट लिखना है और फिर उन्हीं पॉइंटों को क्या कर देना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा, क्या है चैप्टर नंबर 3, प्रस्तावना। हमारा जो संविधान उसकी जो प्रस्तावना की गई, उस प्रस्तावना की हम लोग बात करते हैं। जो प्रस्तावना कहते हैं हम भारत के लोग भारत को, इस प्रकार से जब स्टार्ट होती प्रस्तावना, उसकी बात की गई। तो यहाँ पर 3.3 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को लेकर के बात की गई। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रस्तावना को लेकर के बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, जैसे प्रस्तावना यही है जो लिखी गई है। संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया, ध्यान से सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्म, यानी भारत का जो संविधान है कैसा है, संप्रभु है। क्या है, यानी भारत के संविधान ही सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति है। भारत के संविधान में क्या, समाजवादी है। ठीक है, सोशलिस्ट बातें हैं। दूसरा, तीसरा धर्मनिरपेक्षता है, हिंदू मुस्लिम इस आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, यानी भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी जितने यहाँ पर राज्य होंगे या जितने भी यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारी होंगे लोकतांत्रिक, यानी भारतीय संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया है। ठीक है, इसके लिए उसके समस्त नागरिकों को, देखोगे नागरिकों को सामाजिक यानी समाज के आधार पे, आर्थिक आधार पे और राजनीतिक न्याय यानी सभी को न्याय मिलेगा। इस आधार पे क्या स्वतंत्रता है, विचार को अभिव्यक्त करनी। हर कोई व्यक्ति अपने विचार बता सकता है कि उसके क्या विचार हैं। अभिव्यक्ति का मतलब अपने मत दे, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की क्या स्वतंत्रता है। किसी में भी आप विश्वास रख सकते हैं, भाई किसी, आप किसी भी धर्म में रह सकते हैं, तो आपको क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई भारतीय संविधान में। उसी के पास आप किसी की पूजा कर सकते हैं, यानी आपको क्या धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भगवान को माने या किसी की पूजा करें, अपने धर्म का प्रचार करें, इस प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, या आप भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अवसर की समानता है। ठीक है, क्या है, जितने नागरिकों सबको समान अवसर मिलेगा, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी के आधार पर प्राप्ति के लिए अगर आप देखेंगे उन सब की व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, भारतीय संविधान कहता है कि राष्ट्र की एकता के लिए और अखंडता के लिए सभी नागरिकों को बंधुत्व की भावना, यानी सभी नागरिक आपस में मिलजुल करके रहें और राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। ठीक है, सुदृढ़ होकर के हमें इस संविधान को आज हम 26 जनवरी 1949 को लेते हैं। तो कह सकते हैं भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें। अगर मैं बात करूँ प्रस्तावना में मुख्यतः बात क्या है, जैसे संप्रभुता प्रस्तावना का मूल बात है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हो गया इम्पोर्टेंट है। सामाजिक यानी नागरिकों को सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक न्याय के आधार पे स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, यह समान माना जाएगा। विचार को बताने की या किसी भी धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता है। किसी भी उपासना या पूजा पद्धति करने की स्वतंत्रता है। सभी को अवसरों की समानता रहेगी, जो भी नागरिकों को तो समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ आप कह सकते हैं कि हमारे देश की एकता अखंडता बनाने के लिए नागरिकों को संप्रभुता की बात की गई। भारतीय संविधान की यही जो प्रस्तावना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना यहाँ पर लिखा गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखी गई, इसको आप जरूर याद रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यही है। ठीक है, जैसे कोई बुक शुरू होती है, स्टार्टिंग में हम कोई चीज़ थोड़ा सा पढ़ करके उसके बारे में जान लेते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के मूल विचारों को वहाँ पर व्यक्त किया गया। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर क्या बात है, जिन महत्वपूर्ण सदस्यों ने प्रस्तावना पर बहस की, यानी जो भारत का जो संविधान उसकी जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन से लोगों ने बहस किया था, जैसे मौलाना हसरत मोहानी, के.एम. मुंशी, ठीक है, H.B. थॉमस, पूर्णिया बंजा, रोहिन कुमार चौधरी, प्रोफेसर सब्बन लाल सक्सेना। यानी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इन लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया था और उसके बाद भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको शामिल किया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना इसको किसने पेश किया था,
जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, इसको संविधान की क्या बोला जाता है, मूल आत्मा बोला जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। संविधान की यही क्या है, मूल आत्मा है। भारतीय, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, मौलाना हसरत मोहानी ने संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य धर्मनिरपेक्षता की जगह पर संघीय गणराज्य बनाना चाहते थे, लेकिन संप्रभुता संपन्न स्वतंत्र गणराज्य या फिर भारत को भारतीय संघ की समाजवादी गणराज्य बनाने की बात कही। यानी कह सकते भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है और पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उसमें मूल विचार क्या है। जैसे हम लोगों ने बात किया कि भारतीय संविधान को प्रस्तावना में बताया कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है, ठीक है, जाति के आधार पे किसी प्रकार का भाई मेरे भेदभाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर से सभी को बराबर माना जाएगा, सभी को विचार व्यक्त करने की, सभी को अपने धर्म को मानने की या धर्म की पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता रहेगी, सभी नागरिकों को अवसर की समानता रहेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही है। उसी के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को बोला जाएगा कि देश की अखंडता और एकता बनाए रखने के लिए उनमें बंधुत्व की भावना को जगाए जाने का प्रयास किया जाए। और भारतीय संविधान की जो मूल भावना प्रस्तावना है, इसी के क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता नहीं दिए थे, लेकिन भारतीय संविधान में इन शब्दों को शामिल करने के लिए ज़रूरत को महसूस किया गया। और कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 1976 में, देखो भारत का जब संविधान बना था तब प्रस्तावना में समाजवादी नहीं था, धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, अखंडता नहीं था। बाद में 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जैसी बातों को प्रस्तावना में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ये जब संविधान बना था तब समाजवादी शब्द नहीं था, तब धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था, तब अखंडता जैसी बातें प्रस्तावना में शामिल नहीं थी। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कह सकते हो कि 42वां संविधान संशोधन किया और प्रस्तावना में 3 शब्दों को शामिल किया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखिए गया है, चैप्टर नंबर 4 क्या है, मौलिक अधिकार। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर के, कहाँ से, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार उसको कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे अमेरिका, कहाँ का संविधान भाई मेरे, अमेरिका के संविधान से इसको शामिल किया गया है। ठीक है, संविधान ने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में एक प्रकार की गारंटी दी है। इसका आशा है कि पहला है कि संसद इन अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकती। यानी मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है भाई, मौलिक अधिकारों को संसद खत्म नहीं कर सकती कोई बिल बना करके। ठीक है, या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे जा करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता, अपील अधिकार है। ठीक है, दूसरे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, ये सीधे तौर से आप अगर संविधानों का, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके क्या कर सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। ये अधिकार हालांकि औचित्यपूर्ण है परंतु निरपेक्ष नहीं, सरकार इन पर न्यायोचित प्रतिबंध लगा सकती। देखो, भारतीय जो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, सरकार मौलिक अधिकारों को कुछ कम कर सकती है लेकिन इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और कुछ सिर्फ 2 ही मौलिक अधिकार हैं जो हर हालत में हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मौलिक अधिकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार, यानी कह सकते हैं कि जो सरकार है वह नागरिकों की स्वतंत्रता समानता को खत्म ना करे, इसलिए कह सकते हो कि संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद और राज्य की जो सरकारें होंगी, यह हमारी जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण भीतर सभी स्थानीय और अन्य
प्राधिकरण में, यानी मौलिक अधिकार जो होगा यह लगभग भारत के जो नागरिक होंगे उनको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं होते, उनको भी दिया जाता। खास तौर से एग्जाम ये तो पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषता बताइए, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए। और 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हो क्या है? समता का अधिकार। समता का मतलब यानी सबको समान माना जाएगा, यानी सबको कानून के समक्ष बराबर है। भाई कानून के आगे सारे बराबर हैं, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है। किसी के साथ भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। लोक नियोजन यानी नौकरियों में अगर देखोगे तो सबको बराबर माना जाएगा। तो समता के अधिकार में यही बातें की गई। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई। कौन सी स्वतंत्रता? बोलने की आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी इसको दी गई है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में चीज़ें शामिल हैं। अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या होता है कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती श्रम करवाया जाता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, ये भी शोषण। अगर जो कारखाने हैं, कारखानों में अगर देखोगे जो कंपनी वंपनी होती है, वहाँ पर अगर 14 साल से कम वर्ष के बच्चों के साथ अगर काम करवाया जाता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कहीं किसी कंपनी में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, 14 वर्ष से कम बच्चे काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी उसके विरुद्ध आप जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। ये भी क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिएगा, यानी सभी नागरिक अपने धर्मों को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम धर्म को मान सकता है, कोई मुस्लिम हिंदू धर्म को मान सकता है, यानी सभी को धर्म के लिहाज से क्या रहेगी? स्वतंत्रता रहेगी। आप किसी भी धर्म को मानिए, ठीक है, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धर्म की पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, यानी सभी को धार्मिक आधार पे स्वतंत्रता रहेगी। किस धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या किसी धर्म का पालन कर सकता है। इसको क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसी के साथ क्या है? संस्कृति का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। देखो, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति, यानी जो अल्पसंख्यक है, जैसे हम बात करें जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा बनी रहे, उनकी संस्कृति बनी रहे, उनकी सभ्यता बनी रहे, इसके लिए उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। शैक्षिक अधिकार में कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षण संस्थान है, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को माँ बाप उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप अगर किसी का बच्चा 6 साल से 14 साल तक है, अगर माँ बाप उसको नहीं पढ़ाते हैं तो इसको एक प्रकार से क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार का मतलब होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसको संरक्षित करने के लिए काम कर सकते हैं। अगला जो लास्ट वाला अगर आप देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय का जो हमारा हाई कोर्ट कह सकते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इनकी गारंटी देते हैं। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश दे सकता है। यानी जो हमारे हाई कोर्ट हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी के साथ मूल अधिकारों को लेकर के भेदभाव होता है या उसको फंडामेंटल राइट मिलते नहीं है, तो सीधा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है यह फैसला सुना सकता है। यानी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कह सकते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह रिट जारी कर सकता है, आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिरोध है और अधिकार प्रत्यक्षा और रिट शामिल है। यानी कह सकते हो कि अगर जो 5 हमने बातें की हैं, जैसे हमने बात किया समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार है। अगर इनमें से 5 में से अगर किसी भी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधा आप जाकर के
सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय दिलाने में आपकी क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पांच टाइप की क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के भी मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे सकता है या उस संस्था को आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति के मूल अधिकारों के साथ हनन ना हो। इसके लिए तत्काल प्रभाव से वह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कहने का ओवरऑल मतलब क्या है, राज्य के नीति सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य को ऐसे कुछ निर्देश दिए गए हैं, राज्य उसी के आधार पे क्या करेंगे, नीतियाँ बनाएं। खास तौर से नीति निर्देश सिद्धांत में बताया गया कि राज्य कल्याणकारी योजनाएं बनाए। राज्य जो है नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजना, किस प्रकार से राज्य को अपना काम करना चाहिए, किस प्रकार से राज्य को अपना वर्क करना चाहिए, उसी को नीति निर्देश सिद्धांत में शामिल किया। देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और भारत का संविधान बन रहा था, उस समय अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो संविधान सभा बनाने वाले लोग थे, जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो लोग शुरू से लागू करना चाहते थे। लेकिन उस समय देश ऐसी परिस्थितियों में नहीं था कि सरकारें उन चीज़ों को लागू कर सकें। इसलिए कह सकते हो कि जो चीज़ें सरकारें लागू करवा सकती थी, जो हो सकता था, उसको तो उन्होंने मूल अधिकार में दे दिया, मौलिक फंडामेंटल राइट में डाल दिया। लेकिन भविष्य में जो सरकारें रहेंगी, सरकारों को किस प्रकार से काम करना रहेगा या सरकारें किस प्रकार से वर्क करेंगी, उसको लेकर कह सकते हैं कि उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांत बनाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोला जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब कि राज्य यानी हमारी जो सरकारें हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि आपको किस प्रकार से नीतियां बने। खास तौर से आपको कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, पानी है, बिजली है, वाहन है, यातायात है, अस्पताल है, इस प्रकार को आपसे उनको नागरिकों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुविधाएं प्रदान करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको संविधान में अगर आप देखेंगे तो भाग नंबर 4 में रखा गया है। ठीक है, भाग नंबर 4 में रखा गया। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको बनाने में 4 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको बनाने में कौन कौन लोग शामिल थे, डॉक्टर BN राव, ठीक है, AKB अय्यर, BR अम्बेडकर और TK शाह। कौन कौन से लोग हैं, BN राव, AK अय्यर, BR अम्बेडकर और TK शाह। इसमें BN राव सबसे ज़्यादा प्रभावी, यानी कह सकते हैं इन 4 लोगों का था कि नीति निर्देशक सिद्धांत को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई थी। 1920 में भारत में सामाजिक और राष्ट्रीय विचारों को प्रादुर्भाव हुआ। जैसा कि आपने चैप्टर 5 में हमने आपको बताया था कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया था, एक न्यायोचित, दूसरा गैर न्यायोचित। यहाँ तक कि अधिकारों की उपसमितियों ने भी इस पर सुझाव दिए थे। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा के समय समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर के बातें की गई थी। देखो, जब भारत का संविधान बन रहा था, उस समय समाज में आर्थिक रूप से समानता रहे, या कह सकते हैं आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से समानता रहे, इसलिए कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया था। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको आयरलैंड से लिया गया। किस देश से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, हिंदू राष्ट्रवादी एवं गांधीवादी विचारों ने इस सिद्धांतों को संविधान को शामिल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन ये प्रावधान लोगों के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। गंभीर चर्चा के बाद कह सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में देखो 12 से लेकर के 35 तक अगर आप देखेंगे तो क्या है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट हैं। उसी के बाद अगर देखेंगे तो 36 से लेकर के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। जैसे अगर आप देखेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये भाग 4 में संविधान में शामिल किए गए। अनुच्छेद 36 से लेकर के कितने, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्या किया गया है, शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में इस भाग में जो शामिल सिद्धांत है, इनको लागू किया जाना चाहिए, इसको बोला गया है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोगों की भलाई के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। देखो,
अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि जो हमारी राज्य सरकारें होंगी वह लोगों की भलाई के लिए क्या करेंगी, काम करेंगी, वर्क करेंगी, सामाजिक योजनाएं बनाएगी। 39 में क्या है, राज्य द्वारा कुछ नीति सिद्धांत को अपनाया जाएगा। 39 से 2 पार्ट है कि समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। देखो, नीति निर्देशक सिद्धांत में बनाया गया कि सरकार सभी लोगों को समान न्याय देगी, भेदभाव नहीं होगा कि भैया अमीर आदमी तो उसको न्याय मिल गया, गरीब आदमी तो मिल ही नहीं रहा। सभी को मुफ्त कानूनी सहायता, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है, मुकदमा लड़ने की उसके पैसा नहीं तो सरकार उसकी मदद करेगी। ये भी नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल कर। देखो, ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन सरकार इसको आने वाले समय में जरूर करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया था, पंचायती राजों का गठन होगा। देखो, पंचायत को लेकर के बोला गया था कि आने वाले समय में हम पंचायत का गठन करेंगे। 1900 आप देखेंगे 1993 में आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन में आप देखते हो पंचायतों का गठन हो गया। अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में लोक सहायता, यानी हर व्यक्ति को काम का अधिकार होगा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के नौकरी चाकरी कर सकता है। सभी को शिक्षा का अधिकार होगा और कुछ मामले में क्या होगा, लोक सहायता आपको मिलेगी। ये भी राज्य को निर्देश दिए गए हैं। उसी प्रकार से 42वें में अगर देखेंगे तो काम करने के लिए मानवीय स्थिति, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, वर्क करते हैं तो वहाँ बिजली की चीज़ें, पानी या वहाँ पर साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ी है कि जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की भी समस्या है या जहाँ पर गंदगी पड़ी है वहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, बल्कि एक सही स्थिति होनी चाहिए जहाँ पर लोगों से काम करवाया जाए। मातृत्व राहत को सलाह, यानी जो माताएं, गर्भवती महिलाएं होती इनको भी सरकार क्या करेगी, सहायता करेगी। इन चीज़ों को शामिल किया गया है। 43 यानी 43 में देखेंगे जीवन यापन के लिए मजदूरी देना, नहीं कहते हैं कि सरकार को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन के लिए मजदूरों को वेतन भागीदारी, यानी जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें भी मजदूरों की भागीदारी को सुनिश्चित राज्य करेगा। लेकिन देखो, राज्य के जो नीति सिद्धांत है इनको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन लागू कर दिया गया ऐसा नहीं बोला गया। आने वाले समय में जब भी राज्य इनको सोचेगा तो इन चीज़ों को क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक है। उसी के आधार पे अगर आप देखेंगे 43 यानी 43B में क्या है, सहयोगी समाज को पदन, यानी जो हमारा समाज है इसको आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। 44 में है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, अभी थोड़े दिन पहले आप सबने सुना कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बने, ऐसा बनना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में तुम सब लिख दे कि बीजेपी की सरकार सिविल कोड लाने की भी प्रयास करती, तो उसी को लेकर बात की गई। 45 में क्या गया, बाल देखभाल को पदोन्नत करना, 6 से कम बच्चों को शिक्षा का प्रावधान। देखो 45 में अगर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 45 में क्या जोड़ा गया कि जो 6 से कम वर्ष के बच्चे होंगे इनको भी शिक्षा का प्रावधान होगा 6 से 14 वर्ष तक, और बाल देखभाल को बढ़ाना है। 46 में क्या है, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए हितों की रक्षा, यानी जो हमारा राज्य होगा, जो कमजोर वर्ग है, जो जैसे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनकी क्या करेगा, मदद करेगा राज्य। साथ ही अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए राज्य क्या करेगा, इनके हितों की रक्षा करेगा। ये सारा बात जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में बताई गई है। ठीक है। 47 में अगर आप देखेंगे राज्य का यह दायित्व है कि वह लोगों को स्वास्थ्य में सुधार करे तथा उनका जीवन यापन के स्तर में सुधार, यानी राज्य सरकार जो होगी या जो हमारी गवर्नमेंट होगी उसको बताया गया कि लोगों का जो हेल्थ है अच्छी हो, लोगों की जो लाइफ है लॉन्ग टर्म लाइफ बने, इसके लिए राज्य को डिसीजन लेने चाहिए, फैसले लेने चाहिए। ये चीज़ें बताई गई हैं। अगर अगला देखेंगे 48 में क्या है, पशुपालन और कृषि को यानी जो राज्य होगा पशुपालन बढ़ाने के लिए, जो पशुओं को हम पालते हैं जैसे गाय भैंस इनको पालते हैं, दूसरा कृषि को बढ़ाने के लिए जो राज्य होगा वो क्या करेगा, काम करेगा, इस प्रकार की नीतियां बनाएगा। ठीक है। 48 में देखोगे पर्यावरण की रक्षा की जाएगी, राज्य करेगा, इस प्रकार के कानून बनाएगा। जंगली जीवन और वनों की सुरक्षा करने की बात की गई। 49 में देखोगे तो राष्ट्रीय महत्व, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व हैं, जैसे अगर बात करें जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, ठीक है, या जो है इस प्रकार के जो सरकारी, जैसे अगर बात करूँ जैसे हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी स्कूल है, तो इन प्रकार की जो महत्वपूर्ण स्थान है, स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, इनकी सुरक्षा सरकार करेगी। ठीक है। अगला 50वें में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा, यानी जो हमारी न्यायपालिका होगी और जो कार्यपालिका, यानी कह सकते जो कोर्ट है और जो हमारी संसद है,
इनको बिल्कुल अलग रखें, इसमें क्या है, विच्छेद रहेगा। ठीक है, 51 में क्या बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य क्या करेगा, काम करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले समय में जब राज्य अपनी नीति बनाएगा, कोई नियम बनाएगा या कोई योजना बनाएगा, तो उन योजनाओं को बनाते समय राज्य इन बातों का ध्यान रखेगा या इन बातों को राज्य शामिल कर सकता है। देखो, ये बातें जो राज्य को बोली गई हैं, सरकार को जो बोली गई हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि राज्य इनको शामिल ही कर ले या इनको शामिल भविष्य आने वाले टाइम में राज्य इनको शामिल करके नागरिकों के लिए कल्याणकारी, जब भी सरकार कोई भी योजना बनाएगी, कोई भी स्कीम बनाएगी, कोई भी नियम लेकर के आएगी, कोई भी कानून आएगा, तो इन सभी बातों को उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसी को बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भाई इन सारी चीज़ों को शामिल कर लेना या सरकारें इन सारी बातों को लागू कर लेती थी, उतना शायद पैसा नहीं रहेगा या उतने संसाधन नहीं थे कि ये चीज़ें हो जाती। इसलिए कह सकते हो कि जो चीज़ें शामिल हो सकती थी, जो चीज़ें लागू हो सकती थी, हमने उसको मूल अधिकार में, भाई स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार तो सबको सरकारों ने दे दिया, लेकिन ऐसी कुछ बातें थी जिनको सरकार ने लोगों को नहीं दिया, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हमने क्या किया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। तो ये जितना पूरी टेबल है ना, अगर आपको टेबल याद हो जाती है या अगर आपको टेबल याद भी नहीं, तो इस टेबल से रिलेटेड ना आप एक एक बात को लिखेंगे और एक एक बात को अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जा सकते हैं, इसलिए नीति निर्देशक जो सिद्धांत वाला चैप्टर है इसको आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, क्लियर है क्या? हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है। देखो, आप सबको पता हो कि संविधान में नागरिकों को कई सारे अधिकार दिए गए हैं। अब भाई जब नागरिकों को बहुत सारा अधिकार मिला है, उसके साथ साथ नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर आपको कई सारे अधिकार मिले तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है ना, राज्य के प्रति, देश के प्रति आपका कुछ तो मौलिक कर्तव्य यानी आपकी ड्यूटी भी बनती है। तो अगर आपको राइट्स मिलेगा तो देखो, जब आपको राइट मिलता है उसके साथ आपके कुछ ड्यूटी भी होती है। तो नागरिकों को क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यानी नागरिकों को भी कौन कौन सी बातों को मानना पड़ेगा, यानी हम इसको बोलेंगे मौलिक कर्तव्य। तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में कह सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, संविधान में अगर आप देखेंगे तो नागरिकों के लिए कई सारे कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो जिनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। देखो, जब आपको अधिकार मिला तो अगर किसी व्यक्ति को अधिकार मिलता तो उसका कर्तव्य भी होता कि वो कई सारी चीज़ों को माने। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको घर में स्वतंत्रता मिली है तो आपकी कुछ ड्यूटी बनती है कि घर के लोगों का मान सम्मान करो, घर के लोगों का आदर करो। ठीक है भाई, अगर किसी को अधिकार मिलता है, राइट मिलता है, तो उसकी जैसे अगर बात करूँ, अगर किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है तो उसकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। जैसे नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिया, मूल अधिकार तो मिल गए, भाई मूल अधिकारों के साथ साथ आपको देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बताई गई। तो कौन कौन से नागरिकों की जिम्मेदारी है जो देश के प्रति उनको निभानी चाहिए। तो खास तौर से अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मौलिक कर्तव्य, यानी आप लोगों को देश के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या आपका कर्तव्य है देश के प्रति। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना है। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि भैया देश के जितने भी नागरिक हैं सभी को संविधान जो है उसका पालन करना है, संविधान को मानना है, उसकी इज्जत करनी है। ठीक है, संविधान के जो आदर्श हैं और ख़ास तौर से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगे का सम्मान करना है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे या जनगण मन, वंदे मातरम, इन सभी का क्या करना है, हमको सम्मान करना है। ठीक है, सभी नागरिकों को संविधान का सम्मान करो। हमारा जो राष्ट्रीय जो तिरंगा है, तिरंगे का सम्मान करना है। जनगण मन जो है इसका सम्मान करना है, और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इनका भी आपको क्या करना है, सम्मान करना है। यानी नेशनल जो राष्ट्र गीत है और जो राष्ट्रगान है, इन सभी का सम्मान लोग करेंगे। ठीक है, अगला देखो, स्वतंत्रता के लिए जो देखो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके जो नेता हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, इन लोगों के आदर्शों को आपको मानना है और उनका पालन करना। यानी हमारा जो संविधान, यानी हमारा जो देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन के जितने नेता जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं,
राजगुरु, सुखदेव, जितने लोग हैं इन लोगों का आपको क्या करना है, इनका सभी का भैया सम्मान करना है, ठीक है। और इन लोगों ने जो बातें बताई है वही बातें हमको माननी है और एक अच्छा नागरिक बनना। अगला, भारत की जो संप्रभुता है, एकता, देश की एकता को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। नागरिकों को बोला गया कि भाई सभी नागरिक आपस में मिलजुल करके रहना है, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और देश की एकता बनी रहे, देश में भाईचारा बना रहे, इसके लिए नागरिकों को काम करना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, सभी नागरिकों को बोला गया कि देश की रक्षा करें और बात की गई है कि राष्ट्र की सेवा करें। हम लोगों को अगर भाई कई सारे अगर अधिकार मिले तो हम लोगों को क्या करनी है, देश की सेवा करनी है और साथ में राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। अगला देखिएगा, सभी को भारत के सभी लोगों में समरसता और बंधुत्व की भावना का निर्माण करें, यानी हम सभी लोगों को मिलजुल करके रहना है। हमें किसी व्यक्ति में भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना है। भैया कोई छोटी जाति का, कोई बड़ी जाति का है, कोई जान लीजिए कोई मान लीजिए हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, जैन है, पारसी है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, इस आधार पे नागरिक किसी में भेदभाव ना करे, बल्कि सभी को समान मानना है और यानी किसी प्रकार का भेदभाव हमको नहीं करना है, ठीक है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, छुआछूत का हमें नहीं मानना है, ठीक है। महिलाओं का भी सम्मान करना है, इस बारे क्या है, ये सारी हमारी फंडामेंटल मूल कर्तव्य हैं। अगला देखिए, हमारी मिलीजुली जो संस्कृति है उसको समझना, यानी हमारा जो सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, इसका भी हम सभी लोगों को करना है, मान सम्मान करना है, ठीक है। उसी के आधार पे हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण को बचाने के लिए काम, जो नदी है, झील है, झरने हैं, इनका भी हमें क्या करना। ऐसा थोड़ी है कि नदी का पानी तो उसमें अरंगा फेंक देना है या उसमें जा करके पेशाब कर देना है, ऐसा नहीं करना। जो हमारे जो नदी है, जो झील है, जो झरने हैं, इनका भी क्या करना है, इनका भी यानी पर्यावरण को बचाने के लिए नागरिकों को क्या करना है, सम्मान करना, उसी यानी उसको बचाने के लिए प्रयास करें और जीवों के प्रति दया की भावना रखें। जो जीव जंतु हैं उनको मारना नहीं, जैसे कुत्ती है, जैसे जानवर हमारे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, इनको भी परेशान नहीं करना, बल्कि जीवों के प्रति हमें क्या रखनी है, दया की भावना रखनी है, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई। अगला, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन जो साइंटिस्ट हैं, इनका भी मान सम्मान करना है, ठीक है। आगे, जो सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल हैं, जो सरकार की संपत्ति जैसे रेलवे है, कोई और संपत्ति जो सरकार की द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, इनको भी तोड़ना फोड़ना नहीं है, बल्कि इनको भी सुरक्षित करना। अगर मान लो जो पार्क बने हैं इनको लोग तोड़ेंगे, जो रोडों पर लाइटें लगी होती हैं इनको भी तोड़ना नहीं है। ये नहीं कि जाओ रोड पर लाइट लगी और लाइट ही खोल करके लेकर के भाग जाना, ऐसा नहीं करना। सरकारी जो स्कूल हैं इनकी संपत्ति की भी हमें क्या करनी है, सुरक्षा करनी है, हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये सारे अगले देखो, अगर देखो दूसरा, राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों को क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है, ठीक है। अगला, नागरिकों का सामाजिक दायित्व भी बनता है। अगर आप माँ बाप हैं, अगर आपका लड़का 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको आपको स्कूल भेजना है, ये भी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हो कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लगभग टोटल अगर देखोगे तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। जितने मौलिक कर्तव्य मैंने आपको सारा बता दिया है। आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य बताइए तो जितने मौलिक कर्तव्य बताए इनको लिख देना है और बताना है कि भारतीय संविधान अगर नागरिकों को अधिकार देता है तो उसके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनकी कुछ ड्यूटी बनती है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है। तो भारतीय संविधान नागरिकों को कौन कौन सी जिम्मेदारियों को वाहन करने का या कहने का बात करता है। तो भाई हमें देश का सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है इसका सम्मान करना, जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रगीत है इसका सम्मान करना है, स्वतंत्रता में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, राजगुरु हैं, सुखदेव, भगत सिंह, इनका सम्मान करना है, देश की एकता बनाए रखना है, देश की सेवा करनी है, ठीक है। देश की जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, इसको तोड़ना ओड़ना नहीं है। हमारा जो पर्यावरण है इसको, पर्यावरण को बचाए रखना है, ठीक है। देश की जो संस्कृति है, सभ्यता, इसका मान सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, इस आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 11 मौलिक कर्तव्य, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से पॉइंट बना करके आपको क्या करना है, 11 पॉइंट बन के, या और भी आप अगर पॉइंट सोच सकते हैं तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बना करके अच्छे से एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर हम जो हमारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, विधायिका, ठीक है। तो विधायिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई मेरी विधायिका? 2 प्रकार की। एक तो केंद्रीय विधायिका, ठीक है, केंद्रीय विधायिका, दूसरा राज्य की विधायिका होती है।
ठीक है। विधायिका क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, विधायिका का मतलब होता है कि जहाँ पर नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो नियम और कानून कहाँ पर बनते हैं, देश के लिए कानून कहाँ पर बनता है, तो सबसे पहले भाई कानून कहाँ पर, संसद में बनता है। संसद में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है। तो देखिएगा जो हमारी संघीय विधायिका है, संघीय विधायिका यानी जो हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लो मोदी सरकार, जैसे मैं लिख देता हूँ मोदी सरकार है केंद्र में, ठीक है। तो मोदी सरकार की जो विधायिका है, मोदी सरकार कानून जो बनाती है कहाँ पर बनाती है, संसद में। संसद के 2 पार्ट हैं, क्या है, एक तो है लोकसभा, जैसे इसमें बता भी रखा है, दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। एग्जाम्पल थ्रू बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमारी केंद्र की सरकार है मोदी सरकार, ठीक है, मोदी सरकार हमारी केंद्र में सरकार है, ठीक है, मोदी जी को कोई कानून बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोदी जी जो होंगे, या तो चाहे वो राज्यसभा में बिल लेकर के आए या लोकसभा में बिल लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी को कोई कानून बनाना है, संघीय विधायिका है, तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक बिल तैयार करेंगे। भाई इसमें क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, पूरा ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, पूरा मसौदा तैयार होगा, ठीक है। जो कानून यानी पूरा तैयार कर लेंगे उसको, फिर उसको चाहे लोकसभा में लेकर के आए चाहे राज्यसभा में। जैसे मान लो सबसे पहले मोदी सरकार जो बिल था उसको लेकर के लोकसभा में आई, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिल होगा लोकसभा में क्या होगा, वो पास हो जाएगा। जैसे मान लो लोकसभा में गया, लोकसभा में बातचीत होगी, बहसें होंगी, फिर लोकसभा में पास होगा। उसके बाद वही बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। फिर राज्यसभा में मिल जाएगा, फिर मान लीजिए राज्यसभा में बिल पास हो गया, वो बिल पास होने के बाद फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। उस बिल पर अगर राष्ट्रपति अपने साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई मेरे, कानून बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में 3 पार्ट होता है। पहला कौन होता है, राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक कोई कानून नहीं बन सकता। दूसरा क्या होती है, लोकसभा, संघीय विधायिका में बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी क्या होती है, राज्यसभा, लिखना राज्यसभा, ठीक है। एग्जाम्पल थ्रू में था, जैसे मान लीजिए केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी को अगर कोई कानून बनाना है तो उनके जो उनके कैबिनेट है, जो कैबिनेट मंत्री हैं या कैबिनेट होगी, आपस में बातचीत करेंगे और कोई बिल तैयार कर लेंगे। उस बिल को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में जाने पास हो गया, उसके बाद फिर कहाँ पर जाएगा, राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उसमें अपने साइन कर देगा ना, कानून बन जाएगा पूरे देश के लिए। तो संघीय विधायिका का मतलब होता है कि संघीय विधायिका के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी देश के लिए अगर कानून बनाना है तो ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिए हमारे पूरे इंडिया के लिए अगर कानून बनेगा तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का जो बहुत बड़ा योगदान होता है। यही 3 लोग मिलकर के क्या करते हैं, कानून बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। उसी के आधार पे अगर हम बात करें, दूसरा अब मैं थोड़ा राज्यसभा को और बता देता हूँ। देखो, लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं सारे निर्वाचित होते हैं, जीत करके आते हैं। जब हमारे देश में जो सांसद होते हैं, जब आपने 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो भाई जो लोकसभा के सदस्य होते हैं डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको डायरेक्ट जनता जिता करके भेजती लोकसभा में। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं इनडायरेक्ट जीत करके, अप्रत्यक्ष उनका चुनाव किया जाता है, जो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भेजे जाते हैं। देखिएगा, जो लोकसभा है, लोकसभा की शक्तियां, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा को 5 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव तो इसको भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। ये मूल बातें। उसी के आधार पर इसमें बात की गई पीठासीन अधिकारी। देखो, लोकसभा का जो नेता, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की स्पीकर कौन है, ओम बिरला, ठीक है। लोकसभा की जो पूरी कार्रवाई होगी उसमें देखते नहीं, अगर आपने कभी लोकसभा देखी होगी टीवी पर, तो वहां पर एक व्यक्ति बैठे होते हैं जिनका नाम क्या, ओम बिरला। उसी प्रकार से क्या है, लोकसभा के उसी प्रकार से जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा के भी सभापति कौन होता, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता। तो लोकसभा में अगर आप देखेंगे अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो ओम बिरला हैं। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे राज्यसभा जो होती है वहाँ के उपसभापति होते हैं, ठीक है, उनको रखा जाता है। उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे विधायी प्रक्रिया। देखो, धन विधेयक की मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। देखो, जिस कानून में
टैक्स लगाया जाता हो या टैक्स की वसूली की जाती हो, इसको हम धन विधेयक मानते हैं। और धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा तक रोक नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कोई धन विधेयक आया लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा धन विधेयक को खारिज नहीं कर सकती है, राज्यसभा को धन विधेयक पास ही करना पड़ेगा। सिर्फ राज्यसभा 14 दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के ऊपर टाइम हो जाएगा तो राज्यसभा में धन विधेयक ऑटोमेटिक ही पास माना जाता है। ठीक है, कोई भी कानून होगा तो उस पर लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के अब जब उस पर साइन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे देश का क्या होगा भाई, कानून बन जाएगा। तो संसदीय ये पूरा यही होता है, इसको याद करके जरूर जाना, एग्जाम में इसको जरूर पूछा जा सकता है। विधायिका को लेकर के अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको बताई गई। जनरली मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ सकें किस प्रकार से चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 8 क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो कार्यपालिका यानी जो सारे देश की जो सारी शक्तियाँ किसमें हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि सर्वोच्च कार्यपालिका है। राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं, कई सारे शक्तियाँ होती हैं। सबसे पहले अगर राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, जिसकी आयु 35 वर्ष है, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति। और जब भारत का आपको राष्ट्रपति ना तो 50 सांसदों ने आपको क्या दिया हो, समर्थन दिया हो। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह एक चुनाव की वो कमेटी होती है जिसके जरिए किया जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो मूलतः चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को कह सकते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपको क्या महाभियोग चलाया जाए। राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति 35 वर्ष का व्यक्ति ही बन सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए और लगभग 50 सांसदों ने उसको समर्थन दिया हो जब राष्ट्रपति को चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह कह सकते जो चुनाव आयोग की एक कमेटी जिसके जरिए किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 51% मत, कितने 51% मत आपको हासिल करने जरूरी रहते हैं। ठीक है, उसी का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति को पद से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आपको महाभियोग चलाना पड़ेगा, यानी आपको एक बिल ला करके पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, 2/3 बहुमत से अगर बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है, जो काम है, 5 वर्षों तक रहता है। ठीक है, उसी के बाद हम लोग बात करें राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति को अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन है, तो राष्ट्रपति जो है ना, जब कोई युद्ध हो रहा हो तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति की जो दूसरी शक्ति क्या है, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा सकता है। ठीक है, तीसरी अगर हम शक्ति की बात करें, राष्ट्रपति जब देश में कोई वित्तीय आपदा हो तब भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत क्या कर सकता है, देश में आपातकाल की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को तमाम सारी शक्तियां संविधान की जो सारी शक्तियां और राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, जनरली हम देखते हैं प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां अगर हैं, इसके बाद तो इनका भी कुलपति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संविधान का सर्वोच्च होता है। दूसरा, राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियां निहित होती हैं और उसी की शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर हम शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है देश में क्या लगा सकता है, किसी भी संकट के समय इमरजेंसी लगाने का क्या उसको, यानी देश में आपातकाल की घोषणा कह सकते हो कि राष्ट्रपति के जरिए ही की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति का साइन बहुत इंपॉर्टेंट भाई मेरे, राष्ट्रपति अगर साइन कर देगा तो देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो काम करता है वह प्रधानमंत्री या सरकार जो कहती है उसी को काम, यानी राष्ट्रपति थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लेना। राष्ट्रपति के 2-3 प्रकार की शक्तियां इनको याद रख लेना। ठीक है, उसी के बाद हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का सदस्य होता है, लोकसभा का नेता होता है।
प्रधानमंत्री का क्या क्या काम करता है, तो हम लोग बात करें प्रधानमंत्री के शक्तियां, प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का निर्माण करता है। जो प्रधानमंत्री बनता है ना, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है, या प्रधानमंत्री क्या बना, अपना मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो मंत्री होते हैं उनमें उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन कौन सा विभाग देना है, ये प्रधानमंत्री देखता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटाने की शक्ति, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका मन करता तो किसी को मंत्री बना देते हैं, इनका मन करता किसी को मंत्री पद से हटा देते हैं। आपने देखा ना, अभी थोड़े दिन पहले मंत्री पद से जो कानून मंत्री थे उनको हटा दिया गया, किरण रिजिजू को कानून मंत्री से हटा दिया, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री किसी को मंत्री बना सकता है, किसी को मंत्री पद से हटा सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो होता है वह लोकसभा का नेता होता है, और कह सकते हैं लोकसभा के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। लोकसभा का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है, ये शक्ति पावर है। जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट होती है उसके बीच में कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही सारे काम को करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होता है अपने जो कैबिनेट है, जो मंत्रिमंडल है उसका नेता भी होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है सभी जितने डिपार्टमेंट है, अगर हम जैसे वित्त मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, इन सभी मंत्रालयों को कह सकते हैं कि देख रेख भी करता है। राष्ट्रपति कहते हैं जो प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से सारे काम को करता है। प्रधानमंत्री ही देश का नेता होता है, लीडर हम उसी को मानते हैं। देखो, सरकार का प्रधानमंत्री होता है, बल्कि देश का जो प्रधान होता है उसको हम राष्ट्रपति को मानते हैं। तो देश का जो लीडर किसको माना जाता है, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है अपने दल का नेता होता है, ठीक है, अपने दल का नेता होता है। उसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री होता है वह सरकार के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, यानी जो सरकार होती है उसका हेड होता है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी विदेश नीति बनती तो प्रधानमंत्री की उसमें भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है लोकसभा को भंग करवा सकता है। प्रधानमंत्री इस अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर सकता है। प्रधानमंत्री सरकार का वक्ता होता है। प्रधानमंत्री के जरिए सरकार के जितने सारे फैसले हैं उसी के जरिए लिए जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री का प्रभाव क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो बता देना। अगर यहाँ पर कैबिनेट आता है या कैबिनेट भी पूछी जाए तो आपको यही सारी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 9 क्या है, न्यायपालिका। यानी अब हम यहाँ पर न्यायपालिका यानी कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो खास तौर से हम यहाँ पर जो न्यायपालिका को पढ़ेंगे, हम यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, वर्तमान समय में अगर देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखोगे तो एक न्यायाधीश होता है, जबकि अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य में 25, अब ज़्यादा थोड़े हो गए। 1950 में देखोगे जब संविधान बना उस समय मात्र 8 न्यायाधीश होते थे। 1956 में देखोगे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर के 11, 1960 में 14, 1977 में 18 और 2080 में यह संख्या बढ़कर के 25 हो गई है, ठीक है। न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वह कैसे की जाती है, यानी जो न्यायाधीश होते हैं इनको नियुक्त कैसे किया जाता है। तो संविधान में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीश को कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त रखने की व्यवस्था नहीं कह सकते। जो न्यायपालिका है और जो हमारी कार्यपालिका वो पूरी तरह, यानी न्यायपालिका हमारी बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की सलाह लेता है। देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के जब जो मुख्य जज होता है उसको जब सेलेक्ट किया जाता है, जो राष्ट्रपति होता है, जो हाई कोर्ट के अन्य जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज होते हैं, उनसे सलाह लेकर के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, जो भारत के जो CGI हैं, अगर आप देखेंगे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, DY चंद्रचूड़। उनका नाम क्या है मैं बता देता हूँ, ध्यान रखना, अगर आ गया तो नाम जरूर लेकर गया, DY लिख देना, चंद्रचूड़ उनका नाम है, ठीक है। और न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और भारत के अगर आपको न्यायाधीश बनना और ख़ास तौर से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी आपकी क्या क्या योग्यता हो। तो योग्यता में अगर आप देखें भारत के नागरिक हो, वह 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक वर्ष तक उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है।
अगर हम कार्यकाल की बात, जो न्यायाधीश होते हैं खास तौर से अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लगभग 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कह सकते हैं बने रह सकते हैं। कितने आयु तक? 65 वर्ष तक। अगर हम इनके वेतन की बात करें तो वेतन भत्ते संविधान की धारा 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाएगा जो संसद द्वारा निर्धारित होता है। समय समय पर संसद न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को संसद जो होती है, जो जज है उनका कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ते मिलेंगे, यानी अलाउंस जिसे बोलते हैं, उसको डिसाइड करता है। ठीक है, इस संसद के जरिए सारा डिसीजन होता है। ठीक है, और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको जो अगर आप देखेंगे, इनको राष्ट्रपति जो होता है वही इनको शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है इनको शपथ? राष्ट्रपति इनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर हम थोड़े से अधिकार के, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, इनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्या कौन कौन से इनके अधिकार है? जैसे आरंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शवादी क्षेत्राधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन। यानी हमारा जो अगर आप देखेंगे जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या कर सकता है? किसी भी चीज़ की क्या अवलोकन कर सकता है। ठीक है, देखिएगा खास तौर से देखिएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है? जैसे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, अगर देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर कोई झगड़ा हो जाता है, वह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों में, अगर दो राज्य हैं जैसे हरियाणा पंजाब है या हरियाणा दिल्ली है, अगर इसमें कोई विवाद हो जाता है या कोई झगड़ा हो जाता है, वह मामला सीधा कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मौलिक अधिकारों का, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसका मामला भी किस में जाएगा भाई मेरे? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, संविधान की अगर कोई, संविधान में अगर कोई पेच फंस गया है, संविधान की अगर व्याख्या करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करेगा। अपीलीय अधिकार क्या होता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय जैसे मान लिया हाई कोर्ट में आप कोई मुकदमा हार गए हैं तो आप सीधा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक मामले यानी कोई भी अगर संवैधानिक मामला है उसको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। दीवानी मामले या आपराधिक मामलों को, जैसे मान लो कि अगर कोई दीवानी मामला है या कोई आपराधिक मामला है, इसको भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, परामर्श यानी सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार परामर्श क्षेत्राधिकार है। जो सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संवैधानिक और कानूनी, यानी देखो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को कोई न किसी प्रकार की क्या दे सकता है भैया? सलाह दे सकता है। ठीक है, सलाह का अधिकार है। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है? किसी प्रकार से रिट, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अगला अपील करने के विशेष अनुमति है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे मान लिया संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो संसद के कानून की जांच क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, अगर उसमें वह संविधान के विरुद्ध है या संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उस कानून को जीरो कर सकता है, शून्य कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक सारा है अधिकार है, राइट होता है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की देखोगे तो जैसे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार से हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट मूलतः अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में कई सारे जजों की जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, जो हाई कोर्ट होता है अगर उनको देखेंगे तो हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और कम से कम 10 वर्षों तक आपने किसी न्यायिक पद पर काम किया हो। ठीक है, हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका कार्यकाल लगभग देखोगे तो 62 वर्ष की आयु तक। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं कब तक पद पर रह सकते हैं? 62 एज तक। ठीक है, कार्यकाल। इनको शपथ के बाद तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनको जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके जरिए कह सकते हैं इनको शपथ दिलाई जाती है। जो राज्यपाल होता है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हो जाते हैं इनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनको जो वेतन मिलता है उसके एक प्रकार से कह सकते हैं इनको वेतन भी मिलेगा, मकान भी मिलता है और सेवानिवृत्त हो जाने पर इनको पेंशन भी दी जाती है। ठीक है, न्यायाधीशों का ट्रांसफर भी हो सकता है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनको समय समय पर इनको क्या किया जाता है? इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो देखिए जैसे अगर मैं जैसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, उसी प्रकार से जैसे दिल्ली हाई कोर्ट है,
अगर जैसे यूपी में देखोगे तो वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बिहार में पटना हाई कोर्ट है। यानी राज्य के अगर कोई मामला आएगा तो वह सीधा हाई कोर्ट में जाता है। यानी कह सकते हैं राज्य का जो सबसे बड़ा अदालत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, खास तौर से अगर आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताओ, ये पूछा जा सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के जो में कैसी नियुक्ति की जाती है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका वेतन कितना होता है, क्या क्या अधिकार होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या उच्च न्यायालय के बारे में तो उतना ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता। खास तौर से 9.4 जो मैंने आपको बताया कि जो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परमाणुवादी क्षेत्राधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, इसको आपको क्या बनानी पड़ेगी, इसको हेडिंग बनानी पड़ेगी ब्लैक पेन से, और इसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर इस चैप्टर में से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता हो तो। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, शक्तियों का विभाजन। देखो आप सबको पता होगा कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार है, भाई सबको पता है, दो सरकारें होती है। एक क्या होती है, केंद्र सरकार, ठीक है, क्या होती है, केंद्र सरकार। दूसरी होती है आप देखेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार में अगर मैं केंद्र में अगर आप देखेंगे मोदी सरकार है, ठीक है। राज्य में देखेंगे जैसे अगर हरियाणा से तो हरियाणा सरकार, यूपी से होंगे तो आपकी यूपी सरकार, बिहार से है बिहार सरकार, कश्मीर से कश्मीर में अलग है, या बंगाल की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, दिल्ली सरकार केजरीवाल की जो सरकार है। यानी हमारे देश में क्या होती है, दो सरकारें होती हैं। एक तो केंद्र की सरकार जिसे हम मोदी सरकार कहते हैं, या केंद्र की सरकार कह सकते हो जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार है। दूसरा राज्यों की सरकार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, ठीक है। यानी सरकार दो प्रकार से। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान में जो शक्तियाँ, जो पावर है, उनमें भी केंद्र सरकार को अलग प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकारों को भी अलग प्रकार की शक्तियां दी गई। यानी ऐसे कुछ मामले होंगे, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होंगे जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिस पर हमारी जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बनाती है। आप सबने देखा ना, जैसे अगर हम बात करें जैसे विदेश के मामले हैं, ठीक है, या जैसे विदेश के मामले मैंने बात किया, रक्षा मामले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई मामला है, बैंक का मामला है, मुद्रा का मामला है, बीमा का मामला, इस पर कहते हैं जो हमारी केंद्र सरकारी वो कानून आती है। इसलिए देखो शक्तियों का विभाजन किया गया। देखो जब भारत का संविधान बना तो हमारे यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। और हमारे देश में क्या होती है, दो सरकारें होती है। दो सरकार अगर आप देखोगे, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। तो राज्य की सरकार जो होती है उसके लिए क्या है, संघ सूची है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर देखिएगा दो सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है, केंद्र है, दूसरा राज्य सरकार है, ठीक है। तो राज्य की जो सरकार है उसके लिए क्या बनेगी, संघ सूची, या कह सकते हैं संघीय सूची है। संघीय सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर जो हमारी केंद्र की सरकार है वो कानून बनाती है। संघीय सूची में कौन कौन से विषय हैं, संघीय सूची में लगभग 100 विषय हैं, यानी ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कौन कौन से विषय हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे रेलवे है, भाई रेल पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र की सरकार बनाएगी, जैसे मोदी सरकार वो बनाएगी, ठीक है। जैसे आप देखें हवाई जहाज है, विदेशी मामले हैं, बैंक है, सेना के मामले हैं, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, रक्षा संबंधी मामले हैं, इस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। जिन मामलों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है ऐसे 100 मामले हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, संघ सूची बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संघ सूची। संघ सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन बनाता है, केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। केंद्र के जितने मामले होंगे उस पर कानून कौन बनेगा, संघ सूची के जो विषय होंगे उस पर। संघ सूची में कौन कौन है, बड़े बड़े जैसे रेलवे है, जैसे एरोप्लेन वाला है, हवाई जहाज के मामले हैं, विदेशी मामले हैं, सेना का मामला है, इस या जो विदेशी मामले जैसे मुद्रा की बात है, नोटबंदी किसने की थी, केंद्र की सरकार ने की थी ना, मोदी जी ने किया था। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, यूपी और बिहार की सरकार ने थोड़ी की थी। तो यानी कह सकते हैं ऐसे 100 विषय हैं। कितने विषय हैं, 100 सब्जेक्ट हैं जिस पर केंद्र की सरकार, ठीक है, जिस पर केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार कानून बना सकती है। जिसकी भी भाई केंद्र में सरकार पहले कांग्रेस की थी तो कांग्रेस वाले बनाते थे, आज बीजेपी की सरकार तो बीजेपी बनाती है, ठीक है। यानी संघ सूची हम उसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या, राज्य सूची है। राज्य सूची का मतलब होता है कि ऐसे कुछ विषय जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं। कितने विषय हैं, लगभग ऐसे 61 विषय हैं, 61 सब्जेक्ट हैं जिन पर राज्य की सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है।
ठीक है। जैसे राज्य सूची पर कौन कौन, जैसे अलग अलग राज्य, जैसे मैंने बोला हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, हिमाचल, राजस्थान है, तो इनकी जो सरकारें होंगी ऐसे 61 कितने विषय हैं, 61 विषय पर 61 सब्जेक्ट पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। कौन कौन से, पुलिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, पुलिस वाला, ठीक है। उसके बाद कृषि पर, जो कृषि है, जो किसानी उसानी के मामले होते हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो हमारे अस्पताल होते हैं ना, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। स्वच्छता को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के अगर कानून बनेगा तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। स्थानीय शासन, जो स्थानीय शासन जैसे पंचायत होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका होती है, इस पर कानून बनाता है राज्य सरकार, कानून बनाती है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला कि इस प्रकार के, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय मामले, इन सभी विषयों पर लगभग 61 विषय हैं जिन पर राज्य की सरकार, अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग सरकारें हैं, ये कानून बनाती हैं, ठीक है। अगली एक सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे कुछ विषय हैं जिन पर केंद्र की सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य वाले भी कानून बनाएंगे। कह सकते हो कि समवर्ती सूची, हम उस सूची को कहते हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य भी कानून बनाएगा। जैसे मान लो कि कौन कौन से विषय में, थोड़ा मैं बता दूं, जैसे विवाह है, शिक्षा है, आर्थिक चीजें हैं, कानून है, कानून में आर्थिक कानून है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो शिक्षा पर, ध्यान रखना, शिक्षा पर राज्य सरकार ने कानून बना दिया, साथ में भैया केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, दोनों कानून आपस में क्या रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो कह सकते हैं अगर राज्य भी कानून बना दे, केंद्र भी कानून बना दे, और दोनों कानून अगर आपस में टकराते हैं, आपस में विरोध है, संघर्ष है कानूनों को लेकर के, तो राज्य सरकार का जो कानून है वो नहीं चलेगा, बल्कि केंद्र की जो सरकार होगी उसका ही कानून जो होगा मान्या जाएगा, ठीक है, राज्य का कानून नहीं चलेगा। देखो समवर्ती सूची में कितने विषय, मैं ये भी बता, समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पर केंद्र की सरकार भी कानून बनाएगी और राज्य की सरकार भी कानून, ऐसे कौन कितने विषय, टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। और देखिएगा, अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया, केंद्र सरकार ने कानून बनाया, अगर दोनों कानून में किसी प्रकार से अगर विरोध आता है तो केंद्र ने जो कानून बनाया है वही सर्वमान्य होगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा। खास तौर से इसमें जैसे शिक्षा है, विवाह है, नागरिक प्रक्रिया है, आपराधिक कानून है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें बात करेंगे सरकारी आयोग। देखो मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ, देखिएगा, आपको पता हो कि हमारे देश में 2 सरकारें होती हैं, एक तो राज्य सरकार होती है, दूसरा केंद्र की सरकार होती है, ठीक है। देखिए केंद्र में अगर मान लो जैसे बीजेपी की सरकार है, तो किसी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से काम चलता है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे केंद्र में मोदी की सरकार है, हरियाणा में देखोगे तो यहाँ पर भी बीजेपी है, उसी प्रकार से अगर केंद्र में बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, यानी कह सकते हैं जब केंद्र में वही सरकार रहती है जो हमारे राज्य में रहती है, तब सरकारें आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करती हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बनती है। लेकिन मान लो केंद्र में बीजेपी हो और आपके इस राज्य में कांग्रेस आ गई, तो क्या होगा, सरकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है, ठीक है। यानी राज्य सरकारें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अधिक से अधिक स्वतंत्रता की बात करती हैं। इसलिए कह सकते हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो पूरे देश में, अगर जब देश आज़ाद हुआ ना, तो पूरे देश में भैया कांग्रेस की सरकार जीत करके आती थी, सभी राज्यों में कांग्रेस रहती थी, केंद्र में भी कांग्रेस रहती थी। रीजन पता क्या था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। तो भाई शुरू में देश के लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस को खूब जिताया, कांग्रेस केंद्र में भी रहती थी, राज्यों में कांग्रेस रहती थी, तो कोई दिक्कत नहीं बनती थी, क्योंकि सेम सरकार थी, कोई दिक्कतें नहीं थी ना, तो लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब केंद्र में कांग्रेस कमजोर पड़ी, राज्य में कई राज्यों में कांग्रेस हार गई, वहां पर दूसरे पार्टी की सरकार बन गई, तो क्या हुआ, जब केंद्र में तो कांग्रेस थी, राज्यों में दूसरी पार्टियां गई, तो क्या होता है कि दूसरी पार्टियों ने बोला कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आज़ादी। इसी को लेकर के क्या हुआ, सरकारी आयोग का गठन किया गया था, यानी केंद्र और राज्य में किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया जाए, इसको लेकर के सरकारी आयोग का गठन किया गया था। देखो इसमें यही मूलतः, अगर शक्तियों के विभाजन में बात करें, भारत में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया,
केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की शक्ति अलग है। और साथ में अगर आप देखें जो हमारा स्थानीय शासन होता है, जैसे पंचायतें होती है, इनकी भी शक्तियां अलग होती हैं। नगर निगम जो नगर पालिका, इनको भी भाई संवैधानिक दर्जा मिल गया। यानी हमारे देश में क्या है, विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। और संविधान में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। शिक्षा पर कौन कानून बनाएगा, स्वास्थ्य पर कौन कानून बनाएगा, रेलवे पर कौन कानून बनाएगा, बैंक पर कौन कानून बनाएगा। यानी बिल्कुल संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। केंद्र सरकार की शक्ति अलग है, राज्य सरकार की शक्ति अलग है। ऐसे कुछ विषय होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। तो ये पूरा चैप्टर उसी को लेकर के है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। हेलो है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, चैप्टर नंबर 11, आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए इसमें 11.3 थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी की हम बात करेंगे। देखिएगा, राष्ट्रपति को कई प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की, यानी देश में अगर किसी प्रकार का संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि देश पर अगर कोई संकट आ गया। एग्जाम्पल, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। जब भारत और पाकिस्तान में 1971 की लड़ाई हो रही थी जिसमें बांग्लादेश बना, उस समय भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। यानी राष्ट्रपति को 3 प्रकार की मुख्यतः शक्तियां हैं। आपातकालीन इमरजेंसी पावर है उसके पास कि वो देश में इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी अनुच्छेद 352 यानी संविधान का जो अनुच्छेद है 352 के तहत वह देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उसके जरिए की जा सकती है 352 में, ठीक है, उसको दी गई हैं। जिसके जरिए वो क्या कर सकता है, केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग से किसी भी राज्य सरकार को कोई भी निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची वाले विषय पर कानून बना सकती है। देखो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता, पता है राज्य सरकार के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र कानून बना सकता है। जैसे मान लो भाई हमारे देश का किसी देश से युद्ध चल रहा हो, ठीक है, उस समय केंद्र सरकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि देश की बात है, ठीक है। ऐसी स्थिति जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 का, तो कह सकते हैं कि राज्य के जो विषय होंगे वो कम हो जाएंगे। यानी राज्य सरकारों की जो पावर होती घट जाती है और सारी शक्तियां केंद्र में चली जाएंगी। यानी सारे फैसले जो होंगे केंद्र सरकार ही फैसला लेगी। यानी सभी डिसीजन जो होता है वो कौन लेगा? केंद्र की सरकार। एग्जाम्पल तो बताऊं, जैसे मान लीजिए, अगर पहले मैं कानून की बात करूं, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है। एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भाई बोल दिया है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा रही है, नेशनल इमरजेंसी लगने जा रही है। नेशनल इमरजेंसी अगर लग जाएगी तो मोदी सरकार ही राज्यों के जो विषय होंगे उन पर भी कानून बनाएगी। यानी राज्य सरकारों की शक्तियां बिल्कुल कम कर दी जाएंगी। यानी जितने डिसीजन होंगे सारे फैसले केंद्र सरकार के तहत ही लिए जाएंगे, क्योंकि उस समय जब युद्ध की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को लगाया। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो कह सकते हैं कि राज्य जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं, केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्य की शक्तियां धीरे धीरे कम। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, जो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति इसको लगा सकता है। दूसरा, अगर देखोगे राज्यपाल के राज्यों में आपातकाल, देखिएगा कई बार आप सबने देखा किसी राज्य में ना वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता, तो अनुच्छेद 356 जो है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। जैसे मान लो किसी राज्य में कई बार तुम सबने देखा कि इलेक्शन हो जाता है तो वहां पर कोई पार्टी सरकार नहीं बनाती। जैसे मान लो किसी राज्य में इलेक्शन हुआ, वहां पर कोई किसी को बहुमत नहीं मिला, तो कई बार किसी की सरकार राज्य में नहीं बनती। अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट आ जाता, क्या बोल रहा हूँ, सुना, अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट या संविधान को लेकर के किसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहां का जो राज्यपाल है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत, कितना? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है 356 के तहत, ठीक है। ये राज्यों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन बहुत सारे हमारे राज्यों में लगते हैं, इसको पता होगा, ठीक है। तीसरी जो शक्तियां राष्ट्रपति की अगर आप देखेंगे तो वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपातकाल की, जैसे मान लो अगर देश में कोई फूड क्राइसिस हो गई, भूखमरी हो गई, लोगों के लिए खाने दाने मिल रहे हैं, यानी फूड क्राइसिस हो गया, यानी भूखमरी को लेकर के, कहने का मतलब कि
अनाज को लेकर के इतनी कमी हो गई, लोग एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं और आप में इस प्रकार हो रहा, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत क्या लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल, यानी कह सकते हो कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारत जब से आज़ाद हुआ 1950 से लेकर के आज 2023 में हम लोग बैठे हैं, तो आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगर मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात करूं, जो अनुच्छेद 352 में लगता है, उसको तो चीन के साथ जब युद्ध हुआ तब लगा, 1971 में लगा, जब कारगिल युद्ध हुआ तब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तब लगता था। जो राज्यों में आपातकाल लगते हैं, जहां पर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग जाता है, तो खूब लगते रहते हैं, ज़्यादातर हम इसको देखते रहते हैं जहां पर इस प्रकार की। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में कभी भी लगा नहीं है। यानी अगर अभी तक भारत में कभी अगर देखोगे तो यहाँ पर फूड क्राइसिस, यानी कह सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी भी भारत में हुए नहीं हैं। तो अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने नहीं की। और ये जो चैप्टर पूरा है, अगर आप देखेंगे, जो आपातकाल के प्रभाव, ये सारी जो शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास पावर तो है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर या कैबिनेट के कहने पर राष्ट्रपति इन सारे आपातकाल की क्या करता है, घोषणा कर सकता है। आगे की बात आप सबको पता कि 1975 में भी हमारे देश में क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। तो इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल में ही काउंट की जाती है, किस में काउंट की जाती है, आप सबको पता कि 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर दिया था, देश में इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल की क्या कर दी थी, उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो इन सारी बातों को आपको चैप्टर नंबर 11 में क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 12, 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करेंगे। देखो 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है भारत की, इसमें कई सारे राज्यों को ना विशेष प्रावधान दिए गए हैं। एग्जाम्पल तो बताऊँ, जैसे आप सबको पता है हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर, यहाँ पर क्या बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, जो ट्राइबल रहते हैं, जैसे आदिवासी रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में ना इन लोगों के लिए जो स्थान है, इनकी भाई रोजी रोटी बनी रहे, खास तौर से जल जंगल जमीन को जलवाई, यानी इनकी सभ्यता संस्कृति कल्चर को बनाने के लिए कह सकते हैं इनको संविधान में विशेष प्रावधान दिए गए। इसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो ट्राइबल इलाके हैं, खास तौर से जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल इलाके हैं, इनको किस प्रकार से विशेष प्रावधान। आप सबको पता हो कि हमारे देश के संविधान में जो एसटी हैं उनको कितना आरक्षण मिला है, 7%। और ख़ास तौर से हम यहाँ पर एसटी की बात करने जा रहे हैं, जो आदिवासी होते हैं। अभी भी आप सबने देखा सुना होगा कि देश की जो राष्ट्रपति वो एक आदिवासी बनी है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी को जो बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, देखो जो 5वीं अनुसूची अगर उसकी मैं बात करूं तो भारत का जो राज्य है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, इन राज्यों से अलग होकर के बने हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे इन राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। खास तौर से अगर आप देखेंगे जैसे असम है, मेघालय, त्रिपुरा, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इनकी रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, पहनावा इनका सुरक्षित रहे, इसके लिए कह सकते हैं सरकार ने इनको एक प्रकार से किया गया है, इन क्षेत्रों को आरक्षण दिया गया। खास तौर से अगर किसी को यहाँ पर जाना होगा तो सरकार की परमिशन लेकर के ही जा सकते हैं, आप बिना सरकार की परमिशन के जा नहीं सकते। इन क्षेत्रों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया, खास तौर से 5वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए। जैसे अगर आप देखेंगे आदिवासी संख्या की प्रधानता के आधार पर जो आदिवासी इलाके हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो जितने आदिवासी इलाके हैं उनको भी क्या किया, सरकार ने घोषित कर रखा है। जैसे अगर आप देखेंगे आदिवासी इलाकों में जैसे कुछ, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, इन उड़ीसा है, इन राज्यों में जो जनजातियां रहती, जो ट्राइबल रहते हैं, उनको भी क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। ठीक है, इन इलाकों में। और जितने भी ट्राइबल रहते हैं इनको भी, इन इलाकों को, खास तौर से जो शेड्यूल ट्राई हैं उनके लिए अगर आप देखें संविधान में भी प्रावधान किया गया है, 7% का उनको आरक्षण दिया गया है। देखो दूसरा, जो ट्राइबल इलाके हैं, जो ट्राइबल जातियां होती हैं, ये ज़्यादातर जंगलों में निवास करती थी। तो भाई ये जंगलों में रहते हैं, इनको जंगलों से निकाल करके मुख्य धारा से जोड़ने का काम सरकार कर रही है। दूसरा, इनकी सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान, पहनावा है, इनके रीति रिवाज इनके अलग हैं, इनकी पूजा पद्धति अलग है, इनमें शादी विवाह जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनकी जो पहचान है, संस्कृति है, वो बनी रहे, इसके लिए भी कह सकते हैं संविधान में इनके लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची में कह सकते हैं जो शेड्यूल ट्राई हैं इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उसी के आधार पर अगर मैं बात करूँ, जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में अगर आप देखेंगे उत्तरी पूर्वी राज्य में अलग रहन सहन दृष्टिकोण को देखते हुए
इसको अलग प्रावधान है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 244 में छठी अनुसूची के खास तौर से छठी अनुसूची में देखोगे तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के प्रशासन किए जाते हैं। छठी अनुसूची में मुख्य प्रावधान है कि आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन पूर्ण रूप से स्वायत्ता क्षेत्र होगा और इसमें स्वायत्ता जिले होंगे। इसमें अनुसूचित जाति के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे क्षेत्र निर्धारित करेंगे जो स्वायत्ता या स्वायत्ता जिलों की इकाई हो। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह स्वायत्ता जिलों या स्वायत्ता जिले सृजित करें और जो मौजूदा स्वायत्ता क्षेत्र और स्वायत्ता जिलों के अधिकार। देखो खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, जो राज्यपाल होगा वो एरिया डिसाइड करेगा कि इस एरिया में इन जाति के लोग या इन जनजाति, इस आदिवासी टाइप के लोग ज़्यादा रहते हैं और उन इलाकों को आरक्षित करना है ताकि उनकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहना उनको सुरक्षित किया। अगर जैसे हम लोग असम की बात करें तो असम में देखोगे उत्तरी कछार पहाड़ी जिला है, दूसरा अगर देखोगे काबरी जिला है, ठीक है। इस प्रकार के मेघालय में अगर देखोगे खासी पहाड़ी जिला है या गोरो पहाड़ी जिला है, इनको क्या किया गया है, आरक्षित किया गया। उसी प्रकार से त्रिपुरा में त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रीय जिला है, मिजोरम में चमका जिला है, मारा जिला है, लाई जिला, इन सारे जो जिले जो डिस्ट्रिक्ट हैं कह सकते हो कि इनको आरक्षित किया गया। इन जिलों में जो आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल रहते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की गई ताकि भैया मेरे इनकी सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावा इनका बना रहे, ठीक है। और इनको खास तौर से इसको बचाने के लिए संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो है, जो हमारे शेड्यूल ट्राई हैं, इनके लिए निवास या क्षेत्र स्थान को निर्धारित किया गया है ताकि इनकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, उठना बैठना इनका बना रहे, ठीक है। जिस प्रकार से आप सबने सुना गया कि कश्मीर को भी आप सबने सुना, कश्मीर को 370 आर्टिकल में विशेष प्रावधान थे, ठीक है। बाद में आप सबने सुना कि धारा 370 को हटा दिया गया, लेकिन अगर मैं बात करूं तो धारा 370 जिस प्रकार से कश्मीर को विशेष प्रावधान देती थी, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि छठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची में जो हमारे शेड्यूल ट्राइब है, यानी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजातियों को क्या किया गया है, इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल लास्ट चैप्टर क्या है, स्थानीय स्वशासन। देखो आप सबको मैं बता दूं कि भाई जब हमारा संविधान बना तो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी। राज्य सरकार को भी बहुत सारी शक्तियां हैं, केंद्र को भी बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन भाई केंद्र अगर देश में कोई योजना चलती है, कोई नीति आती, कोई नियम आता है तो बिल्कुल हर व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हमारा जो स्थानीय स्वशासन, खास तौर से ग्राम पंचायत, ठीक क्या है, ग्राम पंचायत, और शहरों में जो हमारा होता नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत, इनके लिए कह सकते हो कि विशेष प्रावधान के। और ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे तो कब 1952 में 1992 में, ठीक है, 1992 में, 52 मैंने बोल दिया, 1992 में कह सकते हो कि पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। संविधान में 2 संशोधन के 73वां संविधान संशोधन के जरिए कह सकते हो कि हमारी जो पंचायतें हैं इनको संवैधानिक अधिकार मिला। कब मिला? 73वां संविधान संशोधन में 1952 में हमारी जो पंचायतें होती इनको संवैधानिक अधिकार मिल गया। अब इनको भी संविधान के द्वारा शक्तियाँ इनको प्रदान की जाती हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत, सबको पता, ग्राम पंचायत बोले ग्राम सभा बोलो, ठीक है। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत ग्राम सभा का गठन किया गया है, जिसको हम वो लोग बोलते हैं, ठीक है। उसी के आधार पे जो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा है 3 स्तर की होती है, ठीक है। पहले गांव के स्तर पर होती है ग्राम सभा, अगर आप देखोगे जो वहाँ पर ग्राम पंचायत हम बोलते हैं, ठीक है, पंचायत बोलते हैं। दूसरा माध्यमिक स्तर पर जो ब्लॉक होता है, जैसे ब्लॉक समिति उमिति होती है, तीसरी होती है। तीसरा जिला स्तर पर भी पंचायतें बनती हैं, जिसे हम कई बार जिला पंचायत भी बोलते हैं, ठीक इस प्रकार से होती है। पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। केवल 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को माध्यमिक स्तर पर पंचायत गठित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत नहीं होगी। पंचायतों के गठन को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। जो अगर हम बात करें जो पंचायत है उसमें सीटों का आरक्षण की बात की गई है, तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो जो पंचायत होगी उसमें आप देखोगे जो SC ST हैं इनको भी आरक्षण दिया गया है। और ख़ास तौर से पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। कितना भैया आरक्षण मिला है? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, ठीक है। SC ST को तो मिला है, खास तौर से महिलाओं को भी 33%। जो हमारी पंचायत होगी, पंचायत की बनावट कैसे होगी? पंचायत के लिए चुनाव होगा, जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। निर्वाचन क्षेत्र के से प्रत्येक चुनाव से चुने जाएंगे
गांव के स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव उसी ढंग से होगा जिसका व्यवस्था राज्य की विधायिका करेगी। माध्यमिक और जिला स्तरों पर अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्य करेंगे। देखो, जो हमारी पंचायत होती है उसमें देखा होगा बाकायदा वोट पड़ते हैं। जो सरपंच का चुनाव होता है, हरियाणा में इसको सरपंच बोलते हैं, कहीं पर इनको प्रधान या मुखिया बोला जाता है। इसकी हम बात करें, जो पंचायत होती है, पंचायत जो होती है 5 साल के लिए चुनी जाएगी। ठीक है, 5 साल के लिए चुनी जाती है। चुनाव का जो चुनाव कौन करवाता है? राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वही पंचायतों का चुनाव करवाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जैसे ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। देखो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपी में क्या होता है, एक तो जैसे हमारा गाँव होता है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम लोग ग्राम पंचायत। क्षेत्र पंचायत हमारे लिए हमारा जो क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग, मैं बोलूं जैसे ब्लॉक है, उसको हम क्षेत्र पंचायत बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो जिला पंचायत यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायत हुई हम उसको क्या बोलते हैं, जिला पंचायत। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई कब? 1952 में 73वां संविधान संशोधन किया, उसके जरिए क्या किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, महिलाओं को 33% आरक्षण है, SC ST को भी इसमें आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। ठीक है, 18 वर्ष से कोई व्यक्ति इसमें वोट डाल सकता है। पंचायत का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे जो हमारा शहरी शासन है। शहरों की बात करें तो शहरों में भी 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन की स्थापना की गई। शहरों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर नगर निगम या नगर पालिका होती। जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर तो नगर निगम, जैसे रोहतक तो नगर निगम बन चुका है, जैसे दिल्ली में नगर निगम है। बड़े बड़े जो शहर होते हैं, खास तौर से जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती, वहाँ पर नगर निगम होता है। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं नगर पालिका का गठन किया जाता है। जो थोड़ा और भी छोटा होता है वहाँ पर नगर पंचायतें होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की। अगर हम शहरी शासन की बात करें तो शहरी शासन में अगर आप देखेंगे तो इनमें भी क्या है, इनको भी रखा गया है 73वां। ठीक है, जब इस 1952 में जब संशोधन किया गया था, 73वां संविधान संशोधन, इनको भी कह सकते हैं जोड़ा गया। सॉरी, 73 नहीं, 74वां कर लेना भाई, 74वां है। ठीक है, शहरों को लेकर के 74वां संविधान संशोधन है, मैं गलत बोल दिया, सॉरी। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। खास तौर से जो हमारे शहर हैं, शहरों में इनको कई प्रकार के कानून बना सकते हैं। जैसे एक शहर में देखो पार्क बनाना है, ठीक है, शहर में स्ट्रीट लाइट बनानी है, शहर में पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, गरीबी उन्मूलन है, गंदी बस्तियां हैं। इस प्रकार के सारे जो काम है वो शहरी हमारा जो नगर निगम होता है या नगर पालिका क्या करती है, काम को करती है। ग्राम पंचायत भी कई प्रकार के काम करती है। ग्राम पंचायत कौन कौन से चीज़ों पर कानून बना सकती है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। जो ग्राम पंचायत होती है, सिंचाई पर, जल प्रबंधन पर, कृषि पर, भूमि सुधार पर, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, लघु उद्योगों पर, खादी ग्राम उद्योग पर, ग्रामीण आवास पर, बिजली पर, ईंधन पर, चारा पर, शिक्षा पर, जो छोटी मोटी शिक्षा है, पेयजल पर, सड़क निर्माण, पुड़िया निर्माण, घाट निर्माण पर भी जो पंचायती कानून बना सकती है। ग्रामीण विद्युतीकरण पर कानून बना सकती है। सांस्कृतिक चीज़ों पर, गरीबी उन्मूलन पर, तकनीकी पर, पुस्तकालय पर, शिक्षा पर, बाजार और मेले पर जो टैक्स लगता है इस पर भी, परिवार कल्याण पर, महिला विकास पर। यानी कह सकते हैं जो हमारी पंचायत है, पंचायतें लगभग कितने, लगभग 29 विषय ऐसे हैं जिस पर पंचायत कानून बना सकती। कितने? 29 सब्जेक्ट हैं जिन पर हमारी पंचायतें कानून बना सकती हैं। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लगभग ऐसे कई सारे विषय हैं जिन पर हमारे जो शहर होते हैं, शहरों में जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती हैं, वह भी कई विषय पर कानून बना सकती। जैसे मैंने बोला शहरी योजना पर या भूमि उपयोग पर, सड़क पर, पुल पर, औद्योगिक विकास पर, साफ सफाई पर, जो अग्निशामक जो आग लग जाती है इसको जो आग बुझाने आती गाड़ी, इन पर भी कानून बना सकती है। शहरी वृक्षारोपण पर, पार्क पर, शहरों में जो गलियां बनती हैं, नालियां बनती हैं, जो शहरों में गंदी बस्तियां उनको साफ करने के लिए कानून बना सकती है। शहरों में जो गरीबी इसको दूर करने के लिए, शहरों में शिक्षा को लेकर के पार्क वार्क लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, इस पर काम करेगी। शहरों में देखोगे पानी की व्यवस्था करवाना है, जानवरों को अत्याचार को रोकथाम करना, जो बच्चों का जन्म होता है, जन्म और मृत्यु, जो जन्म होता है, जो मृत्यु होती है, इनका भी पंजीकरण करना। पंचायतों में तो लोग कमेटी में नगर निगम में जाकर के लोग बनवाते नहीं है, अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं। इस प्रकार के जो काम होते हैं, जैसे सड़क पर लाइट लगवाना, पार्किंग करना, बस स्टॉप, ये सारे जो मामले होते हैं जो हमारा
नगर निगम या नगर पालिका होती है, इस पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे तो 73वां संविधान संशोधन के तहत हमारी क्या है, ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायतें कौन कौन से विषय पर कानून बना सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है और जिला पंचायत होती है, याद रखना, ठीक है। कितने महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया है ग्राम पंचायत में। SC ST को भी आरक्षण मिला है। ग्राम पंचायत 5 साल के लिए होती है। 18 से कोई व्यक्ति इसमें वोट डाल सकता है। 21 साल का कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का कह सकते इलेक्शन भी लड़ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा अगर आप देखेंगे जो शहरी शासन है, ठीक है, अगर मैं शहरी शासन की बात करूँ, शहरों में भी कह सकते 74वां संविधान संशोधन है, उसके तहत शहरी शासन की स्थापना की गई। शहरों में अगर आप देखोगे तो नगर निगम और नगर पालिका तहत की गई है, सारी बातें उसमें बताई गई, ठीक है। और 1992 का जो उसमें इसको लाया गया था, संविधान संशोधन किया था, ठीक है। उसी के तहत यही सारी चीज़ें हैं। नगर निगम जो वित्त को लेकर के कई प्रकार के कर सकता है। जो नगर निगम है वो कई प्रकार से, जैसे कर की वसूली कर सकता है, चुंगी कर लगा सकता है। चुंगी कर मतलब जो हम टूल टैक्स लगता है उसको चुंगी कर बोलते हैं। सहायक अनुदान दे सकता है। अगर कहीं पर निर्माण काम करना है तो नगर निगम पैसे दे सकता है। GST लगा सकता है, GST की वसूली भी नगर निगम कर सकता है। यानी नगर निगम को वित्तीय मामले भी काफ़ी दिए गए हैं। जो हमारा नगर निगम, खास तौर से नगर निगम GST की वसूली कर सकता है, जो टूल टैक्स होता है उसको लगाता है, कर यानी राजस्व की वसूली भी कर सकता है। अगर कहीं काम हो रहा तो वहाँ पर मदद भी कर सकता है, सहायता भी प्रदान कर सकता है। किसी को ऋण उधार या कर्ज भी नगर निगम के जरिए दिए जा सकते हैं, मदद भी की जा सकती है। तो नगर निगम को अगर बात करोगे तो नगर निगम को वित्तीय यानी फाइनेंशियली चीज़ को लेकर के उसको ज़्यादा छूटें मिली हैं। ग्राम पंचायत शायद इतनी ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन जो देखो नगर निगम काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी पैसे वाले होते हैं, तो इनको कई प्रकार की वित्तीय यानी पैसे को लेकर कई प्रकार के इनके लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखेंगे जो आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस, BA पॉलिटिकल साइंस, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, BPSC 102, इसकी जो मैंने पूरी क्लास है इसमें लगभग 13 चैप्टर थे। 13 के 13 चैप्टर मैंने आपको इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप फिर भी अगर आपको कुछ बचता है तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है।